तो हाँ, तो फ्यूचर के बिलियनियर्स, क्या हाल चाल है। तो आज मैं आप लोगों के सामने शेयर बाजार का बेसिक इंफॉर्मेशन लेके आया हुआ हूँ। और जिस तरीके से आपका एक सपना होता है कि चलो शेयर बाजार को सीखा जाए, समझा जाए और यहाँ से काफी कुछ अच्छा किया जाए, अपने सपने को पूरा किया जाए। मैंने भी यही सोचा है कि क्यों ना इस शेयर बाजार को अच्छे से स्टडी किया जाए और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक बनाया जाए, ताकि वो शेयर मार्केट के बारे में काफी कुछ जान सके और काफी कुछ समझ सके। तो इस वीडियो में ना केवल हम शेयर बाजार के बारे में जानेंगे, बल्कि अपने जीवन के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से शेयर बाजार हमारे लाइफ से भी रिलेटेड है। इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए सबको पता है स्टॉक मार्केट होता है, ठीक है। तरह तरह की बातें सब लोगों को मालूम है कि ये स्टॉक मार्केट है, ये शेयर बाजार है। लेकिन यार यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में। उनसे दो चार सवाल यदि आप पूछ लेंगे, तो वो स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी वो नहीं बता पाएंगे। मतलब जानते हैं कि, अब मान लेते हैं हम लोग जानते हैं कि अमेरिका भी है, अच्छी बात है। लेकिन क्या अमेरिका के बारे में हम लोगों को काफी कुछ मालूम है क्या माय डियर फ्रेंड्स? तो नहीं मालूम है। तो हम अमेरिका को ये कह सकते हैं कि उसका नाम जानते हैं, उसके बारे में हमको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। और जैसे कि गाड़ी चलाने के पहले अपने को सीखना पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिना सीखे हुए यदि आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट कर देंगे मेरे दोस्त। तो इसलिए आपको सीखने की जरूरत होती है गाड़ी चलाने से पहले, या कोई भी काम बिना सीखे हुए यदि आप करेंगे ना मेरे दोस्त, तो आप देखेंगे कि उसमें काफी ज्यादा आप गड़बड़ करेंगे। लेकिन यदि आप काम सीख कर करेंगे ना, ठीक है, तो उसमें आपको गड़बड़ होने की संभावनाएं कम होती है। रिस्क कौन लोग लेते हैं? रिस्क वो लोग लेते हैं जो बिना तैयारी के जो है वो काम करने लग जाते हैं। समझ में आ गया? वो उनका जीवन काफी ज्यादा रिस्की होता है। अपने को ऐसा नहीं करना है। जैसे अपने को किसानी करना है, तो पहले अपने को मिलना है फार्मर से। फार्मर से मिलेंगे, नॉलेज एक्वायर करेंगे कि भाई जी आप बताओ। और वो फार्मर जो होना चाहिए वो काफी ज्यादा योग्य फार्मर होना चाहिए, ये नहीं कि वो फार्मर अयोग्य होना चाहिए। उससे मिलेंगे, उसको जानेंगे, वहां पर टाइम स्पेंड करेंगे, चीजों को देखेंगे, सीखेंगे। और वही प्रोसेस यदि हम रिपीट करेंगे, यदि प्रोसेस रिपीट करेंगे, तो रिजल्ट जो उस फार्मर के द्वारा आ रहा था, हमारे द्वारा भी वही सेम रिजल्ट आएगा, इफ द प्रोसेस इज रिपीटिंग। समझ में आएगा? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। इसीलिए जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जहां पर हम अपने जीवन की पूरी कमाई जो है वो लगा रहे होते हैं, तो यार अपने को बहुत ज्यादा जानने की और बहुत ज्यादा सीखने की और बहुत ज्यादा समझने की जरूरत होती है। तब जाके हम अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तब तो हम सक्सेस करेंगे। नहीं तो वो लोग जो नॉलेज लेके बिना नॉलेज के शेयर बाजार में आ जाते हैं, वो रिक्सी काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति रिक्सी काम कर रहा है जीवन में, आप देख सकते हैं, जो बिना नॉलेज के, बिना प्रॉपर ज्ञान के उस कार्यों को अंजाम दे रहा है, तो वो काम रिस्की है। और नॉलेज लेके कर रहा है ना, तो उसका काम जो है वो आसान है, वो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ से अपने को सीखने को मिलती है, जो भी करिए सीख कर करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, सीख कर करिए। जैसे मुझे भी क्या हो, मैंने भी टाइम देना है और मुझे भी इसके ऊपर काफी ज्यादा काम करना है, आपके और हम लोग दोनों मिलकर आगे बढ़ना हम सबको। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो इसलिए कंप्लीट नॉलेज आपको चाहिए। देखिए दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं, अरे यार हम इससे क्या सीखे, हम उससे क्या सीखे। एक बात मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, जो नेपोलियन था, उसकी आयु कितना था जब वो मर गया, पता है क्या? उनकी आयु जो थी नेपोलियन की, वो मात्र 33 वर्ष की थी। और उस 33 वर्ष की आयु में नेपोलियन ने पूरे विश्व को जीत लिया था लगभग, ठीक है। तो ये चीजों को आपको जरा ध्यान से समझना होगा। मैं आपको बस यही चीजें बतला देना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि साहब उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने नेपोलियन है, जो 33 वर्ष की अवस्था में मर भी जाता है व्यक्ति, और जितना वर्ल्ड का पार्ट्स नोन था उस समय, लगभग उसको नेपोलियन ने जीत लिया था। इसीलिए एज पर मत जाइए कि इसके पास एज है नहीं है, हम तो सीए हैं, हम तो पीए हैं, और हम जो है वो पीएम है और हम डीएम है। इसके ऊपर आपको नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि क्या बंदे के पास नॉलेज है क्या। यदि बंदे के पास नॉलेज है तो अपने को सीखना है, अपने को ध्यान देना है, तभी जाके अपना सक्सेस हो सकता है। ज्ञान कहीं से भी मिले, हीरा कहीं पर भी हो, छोटे बच्चे के पास भी हीरा हो, तो क्या छोटे बच्चे से आप पैसे कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? बिल्कुल भी कमाएंगे। तो नॉलेज जिसके पास भी हो, उससे नॉलेज को आपको एक्वायर कर लेना होगा। समझ में आ गया? ये बहुत सारे लोग, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो ये लोग जो घमंडी लोग होते हैं वो कुछ नहीं सीख पाते। लेकिन जो विनम्र लोग होते हैं,
जिनके बर्तन खाली है, जो सीखने के लिए ललायत होते हैं, वो काफी कुछ अपने लाइफ के अंदर सीख कर चले जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को सीखना है, मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है, हम सबको सीखना है। अब ये बात मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे धुरंधर लोग होते हैं भैया। अब ये धुरंधर लोग होते हैं, ये क्या होता है, बहुत सारे लोग कोट टाई तरह तरह की चीजें पहन कर आ जाते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, अब ये लोग नॉलेजेबल आदमी होते हैं, समझ में आ गया। जैसे कि आप एक बात समझ लीजिए, साधु का भेष बदलने से कोई साधु नहीं बन जाता। यदि किसी ने साधु का भेष बना लिया है तो क्या वो साधु होगा क्या? नहीं साहब, उसने साधु का भेष बनाया, इसीलिए जेंटलमैन का भेष बना लेने से कोई जेंटलमैन हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना साहब। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। होता ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर बाजार में पैसे लगाते, टिप लेते, फलना से ढिमका से टिमका से उसको टिप लेंगे कि भाई इसमें लगाऊं उसमें लगाऊं, नहीं वो अपना खुद का एनालाइज नहीं कर पाते। समझ में आ गया? तो ये गड़बड़ हो जाती है ना माय डियर फ्रेंड्स। आप दूसरों से सलाह लेकर अपना काम को करें तो दूसरे मतलब आपको सलाह देंगे। अब मान लेते मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, सपोज करिए मैं ही हूँ, ठीक है, मुझे मालूम है, मैंने देखा शेयर को, देखा, ठीक है, समझ में आ गया, मैं मुझे मालूम है कि शेयर का दाम तुरंत ही भागेगा, ठीक है, और आप हो गए, मैंने आपसे कहा कि देखो जी अब इस शेयर का दाम भागेगा, समझ में आ गया। आपने मुझे देखा और कहा कि नहीं साहब शेयर को खरीद लेना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने भी खरीद लिया और आपने भी खरीद लिया। आपको ये बात, दोनों आदमी को बात मालूम है, लेकिन मुझे मालूम इस बात का है क्योंकि यदि मैं शेयर बाजार का अच्छा नॉलेजेबल आदमी हूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे एग्जिट कब करना है। अभिमन्यु को ये बात मालूम था कि चक्रव्यूह में कैसे ढुकना है, कैसे अंदर जाना है, कैसे अंदर प्रवेश करना है, लेकिन बाहर कैसे आना है ये अभिमन्यु को नहीं मालूम था। तो आपको, आपने मेरा देखा देखी कर लिया कि भाई मैं भी गया आप भी चले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कब एग्जिट कर लूंगा, कब शेयर के रेट नीचे जाने वाले हैं, उस समय हो सकता है आप मेरे साथ नहीं, समझ में आ गया। तो मैं क्या कर लूंगा, एग्जिट कर लूंगा अपना, मैं प्रॉफिट बना लिया, समझ में आ गया। और फिर क्या होगा, शेयर काफी ज्यादा नीचे चला गया और आपको हो गया लॉस, समझ में आ गया। तो कुछ भी हो आप अपना एनालाइज जरूर करिए साहब, अपने पैरों पर जब तक आप नहीं खड़े हैं साहब तो आप स्टेबल नहीं है, आप स्थिर नहीं है। तो थोड़ी सी तो बातें, इसीलिए तो मैंने ये कोर्सेस हम लोग लेके आए हुए हैं, हम लोग सीखने के लिए आए हुए हैं कि चलो यहाँ से सीख लिया जाए कि आखिर शेयर बाजार आखिर एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ से हमें सीखने को मिलती है लाइफ लर्निंग लेसन कि किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होने से अच्छा है कि अपने ऊपर निर्भर हुआ जाए, ठीक है। किसी दूसरे के पैसे खाने से अच्छा है कि अपना रूखा सूखी रोटी भी खाया जाए। अपने ऊपर निर्भर रखेंगे वही सबसे अच्छी निर्भरता होती है। ये टिप ओप के चक्कर में नहीं पड़ के खुद का दिमाग लगाए, खुद का मेहनत करे, बिना मेहनत किए हुए यदि हम फल खाने के चक्कर में है तो हमें धोखा मिलेगा साहब, समझ में आएगा। इसीलिए कर्म करिए और फिर फल आपको जरूर खाने को मिलेगा मेरे दोस्त। तो ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया और ऐसे लोगों के लिए ही हम लोगों ने ये बेसिक ऑफ शेयर मार्केट का जो वीडियो है लेके आया ताकि वो समझ सके। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए दूसरे के ऊपर अपने को क्या करना है, डिपेंडेंसी नहीं रखना है। अब जो आपको समझना होगा वो क्या है साहब, देखिए होता क्या है, मान लेते हैं कि जैसे घर बनती है, ठीक है, मान लेते हैं ये हाउस बनी, ये घर बना, ठीक है, समझ में आ गया। तो घर बनाने के पहले क्या करते हैं, देखिए साहब घर जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आप शुरू शुरू में देखिएगा बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बिल्डिंग की ऊंचाई आपको दिखाई ही नहीं देगी यार, ठीक है। बोले इतना सारा मैंने पैसे लगाया क्योंकि आपको नींव खोदने में, आपको जमीन के ऊपर मिट्टी भरवाने में, समझ में आ गया क्या, आपको वहां से कचरा को हटाने में आपने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको जमीन को खरीदने में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आप देखेंगे अरे यार इमारत तो है ही नहीं। यानी कि शुरू शुरू में जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो शुरू शुरू में क्या होगा, व्यूज कम होगा, समझ में आ गया। लेकिन यदि मैं नहीं डरा नहीं थका, मेरे पास आई हैव द नॉलेज, तो क्या होगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, समझ में आ गया। तो शुरू शुरू में ऐसा ही होता है साहब, हम अपना पूरा ऊर्जा लगा रहे होते हैं लेकिन हमको रिजल्ट दिख ही नहीं रहा होता, समझ में आ गया। लेकिन यदि हम उस समय हार जाए, सोचे कि अरे साहब छोड़ो बिल्डिंग सोल्डिंग्स नहीं बनाते यार, कोई काम नहीं करते, तो फिर दिक्कत है। शुरू शुरू में क्या होता है कि हमें लर्निंग्स करना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है, उसमें ऊर्जा लगता है, समय लगता है, और कोई भी हो सकता है कि आउटपुट नहीं हो, लेकिन यदि वो लर्निंग्स हम लोग नहीं करेंगे तो फिर फंसेंगे। ये चीजें आपको समझना होगा। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, एक बच्चा है, मान लेते हैं वो काफी ज्यादा सवाल को बनाना चाहता है, वो गया और सवाल को बनाना चाहता है, ठीक है, उसने पूरी अच्छे तरीके से चैप्टर्स को नहीं समझा और वो चला गया सवाल बनाने के लिए। अब जो जो जब वो सवाल बनाने के लिए वो चला गया तो फिर क्या होगा, वो सवाल में फंस गया, एक सवाल में, दो सवाल में, तीन सवाल में। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे चले तो जाते हैं और उसके बाद उनको अपने लाइफ का काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और जिसके वजह से आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे मोर देन 90% ऑफ लोग शेयर बाजार में पैसे को लॉस कर जाते हैं, पैसे वो गंवा देते हैं।
इसीलिए मेरे दोस्त आपको बेसिक्स पर ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक्स को समझना पड़ेगा। बेसिक्स में हो सकता है आपके पास समय लगे, पैसे आप वहां से ना अर्न कर पाए, किसको खरीदना है किसको नहीं खरीदना है, लेकिन इसको समझे बिना यदि आप गए तो फिर आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, काफी ज्यादा आप समस्याओं में फंस जाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोगों ने ये चीजें समझ लिया। अब देखिए, सबसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि क्या शेयर बाजार एक गैम्बल है क्या। ठीक है, उनको मन में होता है अरे यार शेयर बाजार जो है वो तो एक गैम्बलिंग है, लोग क्या करते हैं यहाँ पर जुआ खेलते हैं। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, उनका जो सोच है वो बिल्कुल भी गलत सोच है। जुआ को यदि आप ध्यान से देखें तो होता क्या है, जुआ को जब हम लोग देखते हैं तो जुआ का मान लेते हैं ये खिलाड़ी हो गया जो भी है, तो ये जुआ का खिलाड़ी जो है वो हो गया, अब इसको जुआ खेलता है। तो ये क्या करता है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्ती है, कोई भी पत्ती आ सकती है मान लेते हैं, समझ में आया क्या। तो ये कुछ ही समयों में अपने पैसे को डबल कर देना चाहता है। मतलब ये बिना किसी ज्यादा काम को किए हुए, नो कर्मा, ठीक है, एकदम कर्मा इसके अंदर है ही नहीं, आप समझ लीजिएगा। तो नो कर्मा, और ये कुछ ही टाइम, नो टाइम, इसके पास कोई समय नहीं है, ये तुरंत ही पैसे को चाहता है कि डबल ट्रिपल और कई गुना उसके पैसे बढ़ जाए मेरे दोस्त। इसके लिए कोई कर्म नहीं करा, ना ही ये समय देने के लिए तैयार है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे लोग जो शेयर बाजार में बिना किसी एनालाइज किए हुए, कर्मा नहीं करने का मतलब क्या, बिना कोई एनालाइज किए हुए शेयर बाजार में ही जाकर वो क्या करने लग जाते हैं, वो ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। कोई कर्म उन्होंने नहीं किया है, साथ ही साथ वो समय भी नहीं देते, बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। उनको तुरंत का तुरंत डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, 4 टाइम्स चाहिए, 5 टाइम चाहिए, तुरंत का तुरंत चाहिए। तो नो कर्मा, और साथ ही साथ उनके पास टाइम भी नहीं है। ऐसे लोग बाजार के अंदर क्या हो जाते हैं, बिल्कुल भी गैम्बल कर रहे होते हैं, जुआ खेल रहे होते हैं। समझ में आ गया, शेयर बाजार जुआ है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप बिना रिसर्च के, बिना सोचे समझे और कम से कम समयों के अंदर ज्यादा से ज्यादा डबल ट्रिपल के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो आपके लिए शेयर बाजार गैम्बल है। अब जुआ एक्चुअल में खेले, जुआ में तो ये होता है ना भाई, कुछ ही सेकंड के अंदर हम अपने को पैसा क्या चाहिए, डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए। समझ में आ गया। और उसके लिए कोई रिसर्च वर्क नहीं, कुछ भी मांग लिया, कुछ भी कर लिया, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिमाग नहीं, कुछ नहीं, जो मन में आओ मांग लिया, जो मन में आओ शेयर ले लिया। तो ये शेयर बाजार बिल्कुल गैम्बल है। बहुत सारे लोगों के लिए शेयर बाजार क्या है, गैम्बल है, बिल्कुल है। लेकिन वहीं पर मैं आपको बतला देना चाहता हूं, जिसके पास टाइम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो टाइम देने के लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। साथ ही साथ वो कर्म करता है, एनालाइज करता है, चीजों को देखता है, समझता है, पढ़ता है, लिखता है, समझ में आ क्या, और अपने दम पर डिसीजंस ले रहा है और टाइम भी देता है, कोई दिक्कत बात नहीं। 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल अपने को देना भैया। तो क्या कर रहा है, वो जुआ नहीं खेल रहा है, वो एक्चुअल में कर्मा कर रहा है, और उस कर्म का उसको रिजल्ट मिलेगा। 9 ट्रेड करता है, 10 ट्रेड करता है, उसमें 6-7 ट्रेड, 8 ट्रेड ऐसे होते हैं जिसमें उसको प्रॉफिट होता है, और कुल मिलाकर उसको प्रॉफिट होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कर्म किया तो 10 ट्रेड किया तो 10 में 10 जगह 10 कंपनियों में पैसे लगाए तो 10 में 10 में पैसे मिल जाएंगे, नहीं। तो ये चीजें आपको समझना होगा। जुआ क्या है, हर एक लोग जो काफी कम समय में अमीर हो जाना चाहते हैं, बिना कोई कर्म किए हो जुआ खेल रहे हैं, और वो लोग अनसक्सेसफुल है अपने लाइफ के अंदर। आप चीजों को देख लीजिए साहब, ये मैगी भी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगी, 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती है साहब। 2 मिनट में आप पैसे को डबल कैसे कर लेंगे, क्योंकि मैगी वाले भी झूठ प्रचार करते हैं कि 2 मिनट में मैगी उनका बनकर तैयार हो जाता है। उनसे भी कहा जाए 2 मिनट में मैगी बनाकर दिखाइए ना साहब, तो नहीं बना पाएंगे। तो चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो शेयर बाजार एक गैम्बल है उन लोगों के लिए, और जो लोग टाइम और कर्म करते हैं, एनालाइज करते हैं, चीजों को समझते हैं, बूझते हैं। जैसे हम लोग ये क्या करें, पढ़ाई करें, हम कर्म करें, और कर्म करने के बाद जब हम इस फील्ड में ढुकेंगे, जब हम इस फील्ड में जाएंगे, तो हम जुआ नहीं खेल रहे होंगे, हम वाकई में कर्म करे होंगे, और वाकई में हम नेट प्रॉफिट लेके आए होंगे। माफ करिएगा, 10 में से 9 लोग जो है एक्चुअल में गैम्बल ही करे शेयर बाजार के अंदर, इसलिए लॉस करके चले आते हैं। और 10 में से शायद एक लोग है जो पूरी तरीके से एनालाइज करता है, चीजों को समझता है, देखता है, बुझता है, आगे पीछे सब देखने के बाद वो पैसे को लगाता है और ही बिकम सक्सेसफुल। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो आप दोनों हैं, आप कैसे हैं आप समझ लीजिए, आपका काम समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या रिस्की है क्या, बिल्कुल भी। क्या इन्वेस्टमेंट रिस्की है क्या, तो इन्वेस्टमेंट रिस्की बिल्कुल भी नहीं है। कैसे रिस्की नहीं है, देखिए, रिस्क कौन लेता है मेरे दोस्त, रिस्क लेने वाले कौन लोग होते हैं, जो देखिए 2 बच्चे पढ़े, मान लेते हैं एक बच्चा पढ़ रहा है, वो 95% उसके नंबर आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया क्या, बोर्ड के एग्जाम में 95% के बच्चे नंबर आ रहे हैं, और एक बच्चा है जिसके बोर्ड के एग्जाम में मान लेते 62% या 65% के करीब नंबर आ रहे हैं। अब एक बात बताइए, जिसके 95% नंबर आ रहे हैं, क्या वो रिस्क ले रहा है क्या उसके माता पिता को इस बात का
जरा सा भी फिक्र होगा कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाने वाला है क्योंकि 12th में 95% मार्क्स लेके आया, नहीं वो रिस्क नहीं ले रहा क्योंकि उसको पता है कि कुछ ना कुछ मेरा बच्चा ढंग का कर ले रहा कर लेगा। तो यदि लगातार आप कर्म करें तो आप कोई रिस्क नहीं ले रहे, समझ में आया क्या? तो रिस्क कौन लेते हैं? जो बीच बीच की स्थिति में है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, समझ में आया क्या? तो ऐसे लोगों के पैसे, जो बीच बीच वाले लोग होते हैं, इनके पैसे ज्यादा फंसा करते हैं, इसलिए कभी भी बीच बीच की स्थितियों में नहीं रहे। ठीक है, रिस्क वो लोग लेते हैं जो लोग का कर्मा बीच बीच का होता है ना, न इधर के हैं ना उधर के हैं, उनको रिस्क है। लेकिन जो अच्छे से समझ के गया, पढ़ के गया, वो निश्चित रूप से रिजल्ट लेके आएगा, उसमें कोई दो राय और शक की बात नहीं है मेरे दोस्त। एक में फेल होगा तो अगले एग्जाम में निकालेगा, अगले एग्जाम में फेल होगा तो अगले एग्जाम में निकालेगा, समझ में आया क्या? यदि वो कर्म करते चला जा रहा है, मेहनत करते चला जा रहा है, टैलेंट है उसके पास, तो कोई बचता ही नहीं तरीका कि वो असफल हो जाए। तो इस तरीके से चीजें समझना होगा कि क्या ये रिस्की है, बिल्कुल भी ये रिस्की है। रिस्की किसके लिए है? जो लोग कमजोर लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग जो लोग हैं वो लोग जाते हैं, तो इनके लिए काफी ज्यादा ये रिस्की हो जाता है। अब यहाँ पर आपको बदला देना चाहता हूँ कि देखिए शेयर बाजार जो होता है ना, लॉन्ग टर्म में सेफ होता है। तो आप लॉन्ग टर्म में शेयर बाजार के ऊपर आप दाव लगाइए तो आप सेफ हो सकते हैं। सपोज करिए हम लोग बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में, तो सचिन तेंदुलकर का एवरेज समझ लीजिए, ये हमारे सचिन जी है, और इनका एवरेज पर मैच का ये जो एवरेज है वो आपका 50 रन है। ठीक है, ये 50 रन पर मैच में वो बनाते हैं, उनका एवरेज हो गया। लेकिन सचिन एक मैच में क्या 50 रन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कोई ठीक नहीं है साहब। जो मैच खेल रहा है उसमें वो 50 रन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, कोई ठीक नहीं है। लेकिन उनका एवरेज 50 रन है, इसका मतलब क्या? लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि यदि सचिन 200 मैच लगातार खेलेंगे, ठीक है, 200 मैच खेलेंगे, तो हम लोग या 400 मैच लगातार यदि खेलेंगे, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो नियरली 20,000 रन बना देंगे। यानी कि यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलेगा? 400 मैच जो है वो सचिन खेल रहे हैं, तो वो लगभग, क्योंकि कुछ मैच ऐसे होंगे जिसमें वो चलेंगे, किसमें वो 50 से ज्यादा भी रन स्कोर करेंगे, 50 से कम भी रन स्कोर करेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में उनका एवरेज 50 का रहेगा, इस बात को हम कह सकते हैं। समझ में आ गया क्या? तो इसकी संभावना काफी ज्यादा, लेकिन एक मैच की बात करें तो कुछ भी संभव हो सकता है। इसीलिए शेयर बाजार शॉर्ट टर्म में कुछ भी संभव हो सकता है, एक दिन में किसी भी कंपनी के शेयर ऊपर या नीचे जा सकती है। लेकिन यदि कंपनी स्ट्रांग है, मेहनती है, मजबूत है, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी को निश्चित रूप से प्रॉफिट होने वाला है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। आप टेस्ला को भी उठा के देखिए, शुरू शुरू में टेस्ला के शेयर काफी ज्यादा डाउन थे, लेकिन जब वो एक मजबूत व्यक्ति इलॉन मस्क के हाथों में गया, तो उस व्यक्ति ने शुरू में डाउन किया, कोई दिक्कत की बात है, लेकिन उस व्यक्ति ने लगातार उसके ऊपर काम किया, और आज आप देख सकते हैं टेस्ला का शेयर जो है वो काफी ज्यादा हाई प्राइस पर। तो उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं वो हमेशा उस उतार चढ़ाव में जीत के आते हैं। समझ में आएगा? लड़ाई झगड़ा होगी, उतार चढ़ाव होगा, लोग आगे पीछे जाएंगे, लेकिन जो मजबूत व्यक्ति होगा वो आगे बढ़ेगा और सक्सेस प्राप्त करके लेके आएगा। तो इसीलिए मेरे दोस्त, लॉन्ग टर्म में जाइए। लॉन्ग टर्म में आप एक दिन में क्या होगा, 2 दिन में क्या होगा, लेकिन आप एक लंबा समय लेंगे तो ये एक रिस्की काम नहीं है। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक बात मैं आपको बदला देना चाहता हूँ। यूएस में क्राइसिस आया था। अब यूएस में क्राइसिस आया था माय डियर फ्रेंड्स, या आप यूएस में चले गए, यूएस में क्राइसिस आया था। अब उस क्राइसिस का जो असर है, ठीक है, क्राइसिस का असर भारत के ऊपर भी देखने को मिला होगा। तो आपको लगता होगा कि अरे यार, यूएस में क्राइसिस आया था, यूएस में कोई बैंक जो है वो करप्ट हो गया, लोगों के पैसे डूब गए, तो यूएस के मार्केट को क्रैश होना चाहिए। हमारा भारत का मार्केट क्रैश क्यों हो गया? उस समय आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारा सेंसेक्स था वो लगभग 9,000 डाउन चला गया था माय डियर फ्रेंड्स, 9,000 सेंसेक्स डाउन चला गया। अब इस चीज को आप समझिए, आप ये सोचेंगे कि क्यों यूएस क्राइसिस हुआ था मेरे दोस्त। तो यूएस क्राइसिस ये होता कि जैसे बैंक करप्ट हो जाता ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैंक करप्ट कर लेते हैं, ठीक है, नीरव मोदी पैसा लेके भाग गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक करप्ट होते हैं। अब उस बैंक से काफी लोग जुड़े हुए थे, मान लेते दिस इज आवर बैंक, और इस बैंक से काफी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, समझ में आ गया? इस बैंक में लोगों ने पैसा डाला हुआ था, अब ये बैंक जो है वो डूब गया, काम धाम खत्म हो गया। तो बैंक ये डूब गया, कहता है कि मेरे पास तो अब पैसे रहे नहीं, अब बैंक गया डूब। अब क्या हो गया, ये लोगों के पैसे गए डूब। अब ये लोगों ने शेयर में भी पैसे लगाए हुए, तो ये लोग क्या करेंगे, शेयर से पैसा निकाल कर अपने पास रखेंगे ना, क्योंकि बैंक के पैसे तो चले गए, तो ये अपने शेयर को बेचना चालू करेंगे, जिसकी वजह से शेयर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और एक इनके अंदर अविश्वास का मन हो जाएगा कि देखो सारा बैंक में मेरा पैसा जो है वो खा लिया, कहीं शेयर में भी ऐसा हो गया तो।
तो एक मन के अंदर अविश्वास होगा तो वो सोचेंगे कि ये पैसा मेरे पास रहेगा तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। समझ में आएगा? मन के अंदर एक डर की भावना आ गई, जिसके वजह से क्या हो जाता है, ग्लोबल रिसेशन आ जाता है, उसके बाद मंदी आ जाती है माइंड के अंदर। समझ में आया क्या? तो इसलिए उन्होंने सोचा कि छोड़ो, ये कंपनी उम्पनी के चक्कर में छोड़ के पैसा निकाल कर अपने जेब में रखते, वही सबसे ज्यादा सुरक्षित है। बैंक में हमारे पैसे सुरक्षित नहीं है। हो सकता है कल वो कंपनी कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे साथ फ्रॉड हो जाए, उनके अंदर डर की भावना आ जाएगा। यदि दूध से मुंह जला हुआ है तो छाछ भी फूक फूक के लोग पिया करते हैं। तो ये दो कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि शेयर के प्राइस नीचे जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोरोना कहाँ पर आया था? कोरोना आया था चाइना में। भारत पर इसका असर पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। ठीक है, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि आप वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है, आपके पड़ोसी के ऊपर जो असर पड़ता है आप उसको देख रहे हैं, आपके ऊपर भी असर पड़ेगा। पड़ोसी का बच्चा बिगड़ा है तो आपको खुशी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा भी उसको देखकर बिगड़ने वाला है। आप खुश हो रहे हो, आप समझे, आपका काम, कोई भी खुश नहीं होना चाहिए। तो जो पड़ोसी का बच्चा यदि लायक हुआ है तो अपने को खुश होना है। क्यों खुश होना है? क्योंकि पता है कि पड़ोसी का बच्चा लायक हुआ है तो मेरा भी बच्चा देख रहा है और मेरा बच्चा लायक बने। हम अच्छे माहौल के बीच में रहते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि उनके बीच में रहकर हमारा ग्रोथ हो जाएगा। हमें दुखी तब होना चाहिए जब हमारे इर्द गिर्द माहौल छोटे लोगों की हो, क्योंकि छोटे लोग हमें छोटा बना देंगे, लेकिन इर्द गिर्द माहौल यदि अच्छे लोगों की है तो हमें अच्छा बना देंगे। मेरे दोस्त, हमें खुश होने की जरूरत होती है। तो इसीलिए चीजों को समझिए और हमें अच्छे माहौल को ही चूज करना चाहिए। तो इसीलिए चाइना में कोरोना आया था, भारत उससे प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? ये जो क्राइसिस थी, अब क्योंकि यूएस और भारत लिंक है तो ये क्राइसिस इंडिया तक भी पहुंच गई, जिस तरीके से महामारी पहुंचती है। और भारत का जो सेंसेक्स है वो 9,000 डाउन चला गया, नीचे चला गया। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, ये क्राइसिस हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचेंगे कि अरे यार, शेयर बाजार तो बहुत ही पढ़े लिखों का काम है भैया, इसके लिए तो अपने को सीए पीए टीए चीए सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे वॉरेन बफेट जो शेयर बाजार के बेताज बादशाह है, वो व्यक्ति अपने साथ खाना खिलाने के लिए, डिनर कराने के लिए कोई भी व्यक्ति उनके साथ डिनर कर सकता है। और जो व्यक्ति उनके साथ डिनर करेगा उसको कम से कम 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ उसके लिए बोली लगती है साहब। समझ में आ गया? तो 30 करोड़ रुपीज भी वो पे करता है कि चलो उस व्यक्ति के साथ बैठकर थोड़ा डिनर कर लिया जाए, वॉरेन बफे के साथ। समझ में आ गया? तो वॉरेन बफे के साथ थोड़ा डिनर कर लिया जाए, उसके लिए वो 32 करोड़ तक को देने को तैयार है। 30 करोड़ देने को तैयार है, 20 करोड़ देने को तैयार है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ थोड़ा मिल बैठ कर थोड़ा बातचीत कर लिया जाए, थोड़ा देख लिया जाए। तो चीजें आपको ध्यान में समझना होगा। कहने का मतलब ये है कि वो शेयर बाजार में वो काफी आगे बढ़े, और उन्होंने एट द एज ऑफ 11, आप समझ सकते हैं 11 साल के बच्चे का क्या समय होगा। 11-12 साल से उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कितना नॉलेज होगा उनके पास। आज उन्होंने पहले शुरुआत किया तो जिसके वजह से क्या हो गया, आज वो दुनिया का सबसे अमीर शेयर बाजार में इन्वेस्टर करने वाले बिजनेसमैन है। उनकी वैल्यू क्या आप देख सकते हैं। वो 32 करोड़ रुपीज लेते हैं ताकि आप उनके साथ बैठकर डिनर भी करें, केवल डिनर करने के लिए। तो ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया। 11 साल जो है उम्र में व्यक्ति ने चालू कर दिया। आप डी मार्ट के बारे में जानते होंगे, दमानी के बारे में जानते हैं। तो जो दमानी है वो अंडर ग्रेजुएट है, मतलब 12वीं तक ही पढ़े हुए व्यक्ति। ठीक है, समझ में आ क्या? आप देख सकते हैं अडानी है, वो भी व्यक्ति 12वीं तक ही पढ़े हुए व्यक्ति है, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। तो ऐसा नहीं है कि दिमाग के अंदर एक मिथ होता है, नहीं साहब, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहीं से भी कर सकता है, बशर्ते कि उसके अंदर सीखने की ललक हो तो कभी भी आगे बढ़ सकता है अपने लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर। समझ में आया क्या? तो चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। मैं खुद एक 12वीं पास व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे इसके अंदर इंटरेस्ट आया और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कार्यों को अंजाम दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चीजें मैं आपको बदला देना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारे अंदर यदि सीखने की ललक है तो हम बिल्कुल भी कुछ कर सकते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है। यदि दमानी ने सोचा होता है कि मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ तो कर पाते क्या? नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने सोचा कोई बात नहीं है, तो अपने को सीखना है, और सीखा, उन्होंने अच्छा खासा कुछ कर लिया। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, इसमें बहुत ज्यादा आपको नॉलेज की और ये दिस दैट की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? अब देखिए होता क्या है, जो शेयर मार्केट होता है ना, जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी 2014 में जब वो सत्ता में आई बीजेपी, तो बीजेपी आई तो शेयर बाजार राइज कर गया, शेयर मार्केट राइज कर गया। क्यों राइज कर गया? देखिए, जब भी स्टेबल गवर्नमेंट आती है, मजबूत सरकार आती है, जब भी मार्केट को लगता है कि साहब इस व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है, ये व्यक्ति आएगा तो इकोनॉमिक बूम कर देगा। समझ में आ गया? ये व्यक्ति आने के बाद पूरी तरीके से इकोनॉमी को तहलका मचा देगा। ठीक है, कंपनियां बूम करेंगी, बिजनेस आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। क्योंकि देखिए, जो कमजोर सरकार होती है ना साहब, मान लेते अलायंस के साथ जो आती है, बीजेपी अकेले दम पर अपना सरकार बनाई, जिसकी वजह से आप देखेंगे मार्केट काफी तेजी से ऊपर गया। तो मजबूत जो लोग होते हैं ना,
उनका यदि सरकार बनता है तो ये सब मार्केट बूम करती है। समझ में आया क्या? तो यहाँ से ये सीखने को मिलेगा, जब भी एक इमेजिनरी या विजनरी लीडर्स जब आए, जिनसे सभी लोग उम्मीद करें कि इनके आने से कुछ बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, उनके आते ही आप देखेंगे शेयर बाजार के अंदर बूम करेगा। चीजें आपको समझ में आ रही क्या? तो चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। उस समय हमें सतर्क रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, और उस समय उससे पहले ही हमें शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद शेयर प्राइस में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिलती है, सेंसेक्स में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिलती है। ये चीजें आपको ध्यान से समझ लेना होगा। अब ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, मैं आपको एक और चीजें बतला देना चाहता हूँ, एक और चीजें बतला देना चाहता हूँ। सपोज करिए एक काम करते हैं आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रब कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। जैसे कि देखिए, होता ही है कि हमारे मन में होता है कि एक प्रश्न उठता है कि बैंक में हम पैसा रखें, ठीक है, समझ में आ गया, या हम उसे शेयर मार्केट के अंदर पैसा रखें। देखिए साहब, होता क्या है, कहाँ पर पैसा रखना काफी ज्यादा अच्छा होता है, बैंक या शेयर मार्केट? मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। मैं यहाँ का जमीन का रेट ही बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया? आज से मान लेते हैं जिस जगह पर मैं हूँ, यदि मैं आज से मान लेते हैं मतलब 12 साल पहले चला जाऊं या 15 साल पहले चला जाऊं, ठीक है, समझ में आ गया, या भाई 20 साल पहले चला जाऊं, तो ये 20 साल पहले यहाँ का जो जमीन था, उसका जो कीमत था, वो था ₹1,00,000। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब क्या हुआ, ₹1,00,000 है। नाउ 20 साल बाद इस जमीन की कीमत है लगभग 35 लाख रुपए, ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। दो काम करता, एक काम मैं 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर देता, और एक काम मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता है ऐसी जगहों पर। यदि ऐसी जगहों पर प्रॉपर्टी खरीद लेता, तो मेरा 1 लाख का कितना हो जाता, 35 लाख हो जाता, ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन यदि मैं कहता कि नहीं जी, मैं तो एफडी कराऊंगा, मैं तो फिक्स डिपोजिट कराऊंगा, भाई बैंक में वही पैसा मैं रखता, तो 1 लाख का 20 साल में बैंक कितना करता, 3 लाख करता, यही ना करता? 12 साल के बाद 1 लाख का कर देता, 2 लाख, और फिर 6-8 साल के बाद 2 लाख का क्या कर देता, 3 लाख कर देता, यही ना करता? तो 3 लाख रुपीज होता। तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए साहब, एक तो है प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे तो वो तेजी से ग्रो करेगा, समझ में आ गया? इसमें कोई दो राय और शक की बात नहीं है। तो बैंक भी क्या करता है, बैंक भी एक्चुअल में वही काम करता है। बैंक जो है, 1 लाख जब आप देंगे तो वो किसी बिजनेसमैन को वो पैसा दे देगा। बिजनेसमैन क्या करेगा, बैंक से कहेगा कि जी बैंक, मुझे 1 लाख का लोन दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बैंक ने उसे 1 लाख का लोन दे दिया। अब उसने 1 लाख रुपए लिया, बिजनेसमैन करते क्या, वो क्या किया, कहीं प्रॉपर्टी खरीद लिया। अब 20 साल में उसकी कीमत होगी 35 लाख, ठीक है? तो बिजनेसमैन कहेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है बैंक जी। अब बैंक कहेगा कि भाई, इसको मुझे लौटाने 3 लाख, तुम मुझे दो 5 लाख, कोई दिक्कत की बात है, बैंक का तो पैसा है नहीं, ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। बैंक ने इससे ले लिया 5 लाख, आपको दिया 3 लाख, बैंक को 2 लाख का ऐसे बैठे बैठे फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको कितना फायदा होगा बिजनेसमैन को, लगभग 30 लाख रुपीज आपके पैसे, ठीक है? और आपके पैसे और प्रॉफिट किसने कमाया, बिजनेसमैन ने कमाया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो साहब, यदि हम पॉजिटिव आदमी है ना, तो लोन पॉजिटिव है। यदि लोन लेकर हम उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर दे रहे हैं ना, तो लोन भी अच्छा है। लोन लेकर हम उसे खाएंगे नहीं, हम उसे शादी ब्याह में उड़ाएंगे नहीं, ठीक है? हम ऐसा काम करेंगे जिसमें ग्रोथ ही ग्रोथ है। आपने कभी देखा है जमीन का रेट नीचे जा रही है? नहीं देखा। हाँ, ये नहीं कि भाई आप गलत सलत जमीन खरीद लीजिए तब तो दिक्कत है। फंसने वाला जमीन का और फंसने वाला जमीन मत लीजिए। लेकिन कहने का मतलब ये कि यदि प्रॉपर्टी में लगा दे, यदि गोल्ड में लगा देते, तब भी हमको अच्छा खासा रिटर्न हो जाता। समझ में आ गया? इन 20 सालों में जो 1 लाख का चीजें था, वो लगभग 7-8 लाख रुपया, 7-7 लाख रुपया, 20 सालों में 8 लाख रुपया का हो जाता। तो आप गोल्ड में भी लगा सकते हैं। तो लोगों के पास बुद्धि नहीं होता है, वो बैंक के अंदर पैसे जमा करते हैं। बैंक दूसरे को, बिजनेसमैन को देता है, बिजनेसमैन आपसे पैसा कमा लेता है, ठीक है, उसी पैसे से बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है, और बैंक को कुछ देता है, काम नाम खत्म, उसका प्रॉपर्टी, उसका वो सब कुछ बढ़ते चला जाता है लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर। तो चीजें आपको समझना होगा। वहीं पर शेयर मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर यदि आपने पैसे लगाए होते, तो 1 लाख आप देख सकते हैं 15% जो है, 15% के रेट से बढ़ता, और लगभग 20 सालों तक बढ़ता, ठीक है, समझ में आ गया? तो 20 सालों तक 15% के रेट से बढ़ता, तो ये काफी ज्यादा ये भी अमाउंट हो जाता, समझ में आया क्या? तो आप देख सकते हैं 20 साल मतलब एक साल में 15%, और मतलब 20 सालों के अंदर आप देख सकते हैं, तो लगभग ये 300% बढ़ जाता है, ठीक है? तो 300% बढ़ जाता है का मतलब 300 क्या मतलब, क्योंकि प्राइस बढ़ता है। जैसे जैसे मान लेते हैं
कि 6 सालों में जो शेयर बाजार है वो पैसे को डबल कर देता है 6 सालों के अंदर। ठीक है, जैसे शेयर बाजार जिस तरीके से काम करता है वो 6-7 सालों के अंदर पैसे डबल कर देता है। तो मान लेते हैं कि आपने 1 लाख लगाया, 6 साल में वो 2 लाख हुआ। ठीक है, 2 लाख हो गया, फिर 12 साल में वो 4 लाख हो गया, मतलब 4 लाख हो गया। फिर 18 साल में वो 8 लाख हो गया। तो मतलब लगभग शेयर बाजार में यदि आप पैसे लगाते हैं तो ₹3 लाख जो वो आपको दे देता। ठीक है, 1 लाख का 10 लाख हो गया। तो यही चीजें आपको समझना, 10 लाख 12 लाख रुपए अप्रॉक्स आपका हो चुका होता। तो कहाँ पर पैसा लगाना जरूरी है, बैंक में, प्रॉपर्टी में या शेयर में, ये आपको खुद ही डिसाइड करना है। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने चीजों को समझ लिया, इसीलिए आप कहाँ पर पैसा लगाते हैं आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं, मतलब लॉन्ग एल टी टर्म कैपिटल गेन, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि मोर देन 1 ईयर। ठीक है, आप पैसे लगाते हैं साहब मोर देन 1 ईयर के लिए शेयर बाजार के अंदर। तो शेयर बाजार जो सरकार होती है वो कहती है कि कुछ अमाउंट के लिए, मान लीजिए आप 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख रुपया लगाया, तो वो क्या हो जाती है, वो टैक्स फ्री हो जाती है साहब। ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट, अब आपने करोड़ों, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपया लगा दिया तो वो टैक्स फ्री नहीं होती है। लेकिन छोटा सा अमाउंट आपने लगाया लॉन्ग टर्म में, यानी कि 1 साल से ज्यादा समय के लिए शेयर बाजार के अंदर, तो सरकार कहती है टैक्स फ्री रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं कि यदि आपने शेयर मार्केट में पैसे लगा दिया, ठीक है, LTCG में, तो सरकार कहेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैंक में हम लोग क्यों पैसे देते हैं, बैंक हम लोगों को देता है इंटरेस्ट। ठीक है, और जो शेयर मार्केट में हम लोग पैसे लगाते हैं वो हमें देता है डिविडेंड। समझ में आएगी, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। लेकिन कुछ कुछ कंपनी है, जैसे इंटरेस्ट बैंक देता है, शेयर मार्केट में डिविडेंड देता है। तो लेकिन जो कुछ कुछ कंपनियां होती है, जैसे गूगल होता है, गूगल ये कहता है कि भाई मैं आप लोगों को कोई डिविडेंड इंटरेस्ट नहीं देने वाला हूँ। समझ में आया? आपने मेरे कंपनी में पैसा लगाया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो पैसे मेरे पास हैं उसको मैं अपने ही कंपनी में फिर से इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? गूगल कहता है कि मैं आपके हाथों में नहीं दूंगा, आपके अंदर वो योग्यता नहीं है, आपसे ज्यादा योग्य तो मैं ही हूँ, तो आपके पैसे हैं। ठीक है, गूगल ने कमाया, वो कहेगा कि आपके हाथों में नहीं दूंगा, वो आपसे क्योंकि वो आपसे ज्यादा समझदार है, वहां पर ज्यादा अच्छे अच्छे लोग हैं, वो पैसे को डिविडेंड, जो पैसा इंटरेस्ट होगा वो उसी के अंदर लगा देगा। जैसे मान लेते हैं कि बैंक के अंदर आपको इंटरेस्ट मिला, बैंक वाला कहे कि देखिए आपको मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं बैंक में ही पैसा रख देता हूँ और आप बड़ा अमाउंट मेरे से ले लेना। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि आपको मैं पैसा दूंगा, आप पैसे चीजों इधर उधर लगा दो, खत्म कर दोगे, इसीलिए कुछ दिन के बाद ही लेना, लेकिन बड़ा अमाउंट ले लेना। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आपका पैसा बढ़ेगा, आपका 1 लाख का 3 लाख होगा, 3 लाख का 6 लाख होगा, ऐसे आपको समझना होगा। इंटरेस्ट मत लो, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में आप क्या करते हैं कि साहब अपने को इंटरेस्ट नहीं चाहिए, अपने को एक फिक्स टाइम के बाद इतना पैसा अपने को मिल जाना चाहिए। तो बैंक कहता है कि देखो साहब आपको प्रत्येक महीने इंटरेस्ट नहीं चाहिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको मैं ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। फिक्स डिपॉजिट जब आप करते हैं कि 6 सालों के लिए, 12 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, तो आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। समझ में आ गया? बैंक होता है वो कहता है। उसी प्रकार से डिविडेंड भी क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं, गूगल कहती है कि मैं किसी को डिविडेंड इंटरेस्ट देने वाला नहीं हूँ, अपने ही कंपनी में वो क्या करती है, पैसा लगा देती है, डिविडेंड का पैसा। ठीक है, क्योंकि वो कहती है मैं ज्यादा समझदार हूँ। अब इससे क्या होता है, ये कंपनी तेजी से ग्रो करती है, तो शेयर के रेट बढ़ेंगे और आपने शेयर खरीदे होंगे तो आपके वेल्थ भी बढ़ेंगे। चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो इस तरीके से हम चीजों को समझते हैं। तो अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, तो सबसे पहले इसको आपको समझना होगा। देखिए, जो यदि कंपनी का परफॉर्मेंस जो होता है ना, वो डे बाय डे अच्छा करे ना कंपनी, तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो शेयर प्राइस होगा ना, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि हमने देखा कि यदि कोई कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, कंपनी और अच्छा और अच्छा और अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप जब उसके शेयर प्राइस को ध्यान से देखेंगे तो मेरे भाई उसका शेयर प्राइस भी भाई इंक्रीज करेगा। इन सब चीजों को आपको ध्यान से समझना होगा। अब मैं आपको बदला देना चाहता हूं, सपोज करिए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर क्या है, एक लेबर था, ठीक है, समझ में आएगा? तो एक लेबर था, तो उसको प्रत्येक दिन जानते हैं कितना रुपए मिलता था, उसको मिलता था ₹450। एक दिन बेचारा वो मेहनत करता था तो उसको ₹450 मिलता था। अब लेबर ने क्या किया, अपने ऊपर काफी ज्यादा वर्क किया, और वर्क किया, ठीक है, अब वर्क करने के बाद अपने आप को उसने क्या किया, राज मिस्त्री के रूप में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि
उसने अपने परफॉर्मेंस को क्या कर लिया, सुधार लिया। ठीक है, समझ में आया क्या। अब वो बन गया मिस्त्री साहब। ठीक है, तो क्या आप बताइए उसका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो गया है तो क्या उसका वैल्यू जो है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। अब वो उतना ही काम करता है और इसके लिए वो चार्ज करता है ₹650। समझ में आया क्या। यानी कि यदि कोई भी इंसान अपने वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, अपने वैल्यू को कैसे बढ़ा सकता है? अपने को और ज्यादा स्किलफुल बना के, चीजों को सीख के। लेबर था तो दिमाग का कम यूज करना पड़ता है, मिस्त्री है तो दिमाग का ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो उसने अपने आप को क्या किया, स्किलफुल बना लिया, काफी ज्यादा अपने आप को समझदार बना लिया उसने। ठीक है, तो अब देख सकते हैं किस तरीके से उसका वैल्यू बढ़ गया। इसी तरीके से मेरे भाई, मेरे बंधु, कोई भी कंपनी जो है यदि उसका परफॉर्मेंस सुधर रहा है, वो अपने अंदर सुधार करती चली जा रही है और अपने आप को ग्रोथ कराते चले जा रही है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसके शेयर के प्राइस में काफी तेजी का उछाल आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने पहली बातें जानी। अब देखिए दूसरी चीजें हम लोग जानते हैं कि यार आपको मालूम है जब आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, व्हेन यू इन्वेस्ट इन बैंक, बैंक को आप पैसा देते हैं तो बैंक आपको देता है फिक्स्ड डिपॉजिट भैया। लेकिन एक बात आपको समझना होगा, जब भी आप शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से भी पैसे आते हैं, तो शेयर प्राइस बढ़ता है, कोई दिक्कत की बात है। लेकिन कंपनी को प्रॉफिट आता है क्योंकि कंपनी ने क्या किया, आपसे पैसे लिए ना जी। शेयर में जब आप पैसे डाले इसका मतलब क्या हो गया, कंपनी को पैसे गए। ठीक है, समझ में आ गया। कंपनी ने उस पैसे को लेकर अपने ग्रोथ में उस पैसे को लगा दिया, तो कंपनी कहती है कि आज जी शेयर प्राइस तो बढ़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंपनी इसके बदले में आपको क्या देती है, शेयर्स देती है कि भाई चलो आपका कंपनी का इतना शेयर्स आपका हुआ, ठीक है, इसके मालिक आप हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा भी कंपनी कहती है कि साहब मैं आपको डिविडेंड दूंगा। एक है कि आप शेयर बेचेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, और दूसरा है कि कंपनी जो है वो कहती है कि साहब शेयर आप बेचिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मैं देने वाला हूँ क्या, डिविडेंड। समझ में आ गया क्या, आपने मुझे पैसा दिया है तो कोई कोई कंपनी जो है वो डिविडेंड देती है और कोई कोई कंपनी कहती है कि भाई अपने को डिविडेंड नहीं देना। ठीक है, ये फुल्ली किस पर बेस्ड है, ये कंपनी पर बेस्ड है कि शेयर पर आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यदि हमको डिविडेंड नहीं मिलेगा तो फिर हम कंपनी के शेयर क्यों खरीदेंगे। कंपनी के शेयर जैसे आप ध्यान दीजिएगा, गूगल है, गूगल कहती है कि भाई अपने को आपको हम लोगों को नो डिविडेंड, कोई डिविडेंड मैं आपको नहीं दूंगा। गूगल कहती है कि भाई कोई डिविडेंड नहीं। अब गूगल कहता है कोई डिविडेंड नहीं, तो फिर हम गूगल में पैसा क्यों इन्वेस्ट करें। तो गूगल कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं, देखो साहब आपने मुझे पैसे दिया, ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट हुआ, अनडाउटेबली मुझे प्रॉफिट हुआ। लेकिन यदि मैं, गूगल कहता है यदि मैं आपको दे दूं पैसा, तो आपको मैं दे देता हूँ, सपोज करिए आपको मैं दे दूं, आपने गूगल में पैसा लगाया, वो कह रहा डिविडेंड नहीं देंगे। आप कह रहे क्यों नहीं देंगे, तो वो बोल रहा है कि साहब मैं आपको दे दूंगा तो आप उसको कितना ज्यादा बढ़ा पाएंगे मेरे दोस्त। हो सकता है कि आप उसे लेकर खा जाए, हो सकता है कि आप क्या करें, उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं करें। तो गूगल कहता है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं डिविडेंड नहीं दूंगा, लेकिन इसी डिविडेंड को क्या करूंगा, अपने कंपनी में लगाऊंगा, और कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप शेयर प्राइस आपके बढ़ गए, मतलब क्या, अब आप शेयर का अब हकदार है भाई, उतना शेयर का आप हकदार है, कंपनी को उतना शेयर का हकदार है, तो आप शेयर बेचेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गूगल कहती है कि जितना डिविडेंड मैं आपको दूंगा आप इधर उधर कर देंगे, उससे अच्छा मैं उस डिविडेंड का सदुपयोग करूंगा और आपको प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि मैं अपने कंपनी में भी वो पैसा लगा रहा हूँ। इससे क्या होगा, कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर ज्यादा होगा ना मेरे दोस्त, शेयर प्राइस ज्यादा होगा, और शेयर प्राइस है तो आपका भी तो शेयर में कंट्रीब्यूशन है, आप भी हकदार है, मालिक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी अपना शेयर बेचेंगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया क्या। तो ये चीजें आपको समझना होगा। बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देती हैं, बहुत सारी कंपनियां जो होती है वो डिविडेंड नहीं देती है, और डिविडेंड नहीं देने के पीछे ये कारण होता है। देखिए साहब, जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है फॉर सम अमाउंट, लेकिन ज्यादा अमाउंट के लिए जो आप देख सकते हैं डिविडेंड हो गया, ये सब क्या होते हैं, टैक्सेबल भी होते हैं। तो आपने समझा, क्योंकि सरकार कहती है कि चलो भाई, जैसे हमारा इनकम हो गया, मान लेते हैं सपोज करिए हमारा इनकम जो है वो लो है, ठीक है, बिलो 5 लाख पर ईयर, बिलो, समझ में आ गया, तो इतना कम, सपोज करिए पर्सन का बिलो 5 लाख पर ईयर इनकम है, तो सरकार कहेगी यार छोड़ो, तुमसे हम टैक्स नहीं लेते, डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते, छोड़ देते। उसी प्रकार से डिविडेंड एक सर्टेन वैल्यू तक सरकार कहती है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपसे हम इस पर टैक्स नहीं लेंगे, ये टैक्स फ्री होगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ जरा हम लोग देखते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे करेंगे रब। ठीक है, तो हम लोगों ने कर दिया इसको रब। और एकदम बिल्कुल भी बड़ी आराम से चीजों को समझना होगा, कोई ज्यादा हड़बड़ी नहीं, बड़ी आराम से हम लोग चीजों को प्रेम से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ फेस वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको जिक्र करने वाला हूँ। ठीक है, तो सपोज करिए फेस वैल्यू को जरा हम लोग समझते हैं, हम लोग जानते हैं। सपोज करिए कि हम लोग एक कंपनी खोल रहे हैं साहब, मैं, आप और आप, हम लोग के 5 लोग जो है वो कंपनी खोल रहे हैं। ठीक है, अब 5 लोग कंपनी खोल रहे हैं, सपोज करिए यहाँ पर हम लोगों ने 5 लोग इकट्ठे हुए, हम लोग लगा यार अपने को यार मिल बैठ गए हैं यार, तो अपनों को एक कंपनी खोलना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, वी आर द फाउंडर मेंबर्स, ठीक है, ऑफ द कंपनी। ठीक है, और जिसको जो भी फाउंडर मेंबर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमोटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग 5 लोग बैठे और देखे कि यार मार्केट के अंदर एक कंपनी अपने को खोलना है। ठीक है, तो सब लोगों ने कहा यस यस यस, जिक्र हुआ कि चलो भाई हम लोग एक कंपनी खोल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों ने कंपनी खोल दिया, सपोज करिए उस कंपनी का नाम रख दिया आप XYZ, उस कंपनी का हम लोगों ने नाम रख दिया, आपने, हमने, हम सब ने, वो XYZ कंपनी हो गई भैया। ठीक है, कंपनी हम लोगों ने खोल दिया भाई, मन क्या रहा है यार कंपनी खोले के, कंपनी खोल दिया। अब यहाँ पर जो आपको चीजों को समझनी है वो ये समझनी है कि कंपनी तो ऐसे खुलेगी नहीं, कंपनी में तो पैसे लगाना पड़ेगा। तो हम लोग कहेंगे अच्छा पैसे लगाना पड़ेगा, तो हम कहते हैं कि चलो भाई प्रत्येक लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं 20, ये भी 20,000, ये भी 20,000, ये भी 20,000, ये भी 20,000, तो ये भी 20,000। तो हम लोग कहेंगे क्या देख रहे हैं कि ईच पर्सन, मतलब हम 5 लोग मिलकर इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। ईच पर्सन, प्रत्येक ने क्या किया, कंट्रीब्यूट कर दिया। ईच पर्सन कंट्रीब्यूट, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, कंट्रीब्यूट कितना कर दे भाई, हम लोग कर लेते भाई, हम लोग तो भाई अभी स्टूडेंट्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो अपने पास तो ज्यादा पैसे है नहीं, तो हम प्रत्येक ने कंट्रीब्यूट किया ₹20,000, सब ने मिलकर 20,000 का कंट्रीब्यूशन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 5 है, एक ने कंट्रीब्यूट किया 20,000, तो 5 मिलकर कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ठीक है, 20,000 हजार 5 लोग मिलकर दे रहे हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा पता है क्या आप लोग को, ₹1,00,000। ये आपने सब सही समझा, ठीक है, समझ में आएगा, तो 1,00,000 का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब 1,00,000 रुपए में कंपनी खड़ी हुई, कौन, XYZ कंपनी जो हमारी खड़ी हो गई। अब क्या हुआ, हम लोग ये सोचेंगे कि चलो भाई अब हम लोगों ने एक फेस वैल्यू लिया। फेस वैल्यू का मतलब क्या, हम लोग प्राइस ऑफ ई शेयर्स, मतलब हम लोग कहते हैं कि भाई अपने को शेयर रिलीज करना है मार्केट में, और हम लोग प्राइस ऑफ इच शेयर के प्राइस हम लोग देंगे। ठीक है, प्राइस ऑफ इच शेयर, प्रत्येक शेयर हम लोग दे रहे भैया, और कह रहे हैं कि देखिए प्राइस ऑफ इच शेयर, एक एक शेयर का जो प्राइस होगा ना वो हम लोग ले लेते हैं रुपीज, कितना ले ले, 2 ले लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 2 हम लोगों ने एक शेयर के प्राइस को ले लिया। ठीक है, तो एक शेयर का प्राइस जो इनिशियल प्राइस था जब ये कंपनी मार्केट के अंदर आई, जब ये कंपनी मार्केट के अंदर आई, तो जब ये कंपनी का फाउंडेशन हुआ तो एक शेयर का प्राइस हम लोगों ने रख दिया ₹2, और इसी को, इस कंपनी का हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द फेस वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया हमारा फेस वैल्यू। किसी को कोई डाउट, तो समझ में आ गया, ये फेस वैल्यू हमारा हो गया। अब देखिए हम लोगों ने कितने रुपए पूरा कंट्रीब्यूट किए, 1,00,000 और एक शेयर का दाम कितना है, 2 तो यदि हम मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो आपने कितने पैसे लगाए हैं, ₹1,00,000, तो 1,00,000 आपने लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और आपको यहाँ पर करना क्या है, एक शेयर का प्राइस कितना है, ₹2 जो कि फेस वैल्यू है। तो यदि आप इन दोनों को कट करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ना वो हो जाएंगे 50,000। ठीक है, तो 50,000 अपने शेयर्स हो गए। तो ये चीजें हम लोगों ने बड़ी आराम से क्या कर लिया, सीख लिया कि 50,000 शेयर्स हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 लोग है, टोटल नंबर ऑफ कंपनी के शेयर हो गए 50,000, तो प्रत्येक को कितना शेयर मिलेगा जी, तो प्रत्येक को इसको मिल गया 10,000, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको कितना मिलेगा 10,000। ये भी कहेगा कि जी हमको भी 10,000 चाहिए, ये कहेगा कि जी हमको भी 10,000 शेयर्स चाहिए, कोई दिक्कत की बात। ये भी कहेगा अपने को भी चाहिए 10,000, क्योंकि हमने भी सबने कंट्रीब्यूट किया, और इसको भी कितना हो गया 10,000 शेयर्स, प्रत्येक को 10,000 शेयर्स मिल जाएंगे।
तब जाके 50,000 शेयर्स अपने को देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्या होता है, अब खेल देखिए यहाँ पर तो फेस वैल्यू क्या होता है। अब हुआ क्या कि अब फेस वैल्यू हो गया, बहुत सारे ऐसी कंपनी कहती है कि भाई अपने को रिटर्न देना है, 100% डिविडेंड देना है, ठीक है, समझ में आया क्या। अब यहाँ पर 100% डिविडेंड देने का मतलब क्या हो गया कि अपने को मतलब पर शेयर 100% डिविडेंड जो है वो देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कभी भी आप देखेंगे मार्केट के अंदर आपको बोला जाएगा कि देखिए पर शेयर 100 डिविडेंड, पर शेयर, ठीक है, 100% डिविडेंड। तो आप सोचते हैं कि यार 100% डिविडेंड कैसे हो गया, पर शेयर 100% डिविडेंड हम अपने ग्राहकों को देना चाहते, शेयर होल्डर्स को देना चाहते। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, देखिए जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उसका फेस वैल्यू कितना था, ₹2। यानी कि अब देखिए जैसे ब्रिटानिया की बात करें, ठीक है, तो ब्रिटानिया का शुरुआत में जो शेयर प्राइस था वो ₹2 था, ठीक है, जो फेस वैल्यू था वो इस इनिशियल जो शेयर प्राइस था वो ₹2 था, जो कि फेस वैल्यू कहा जाएगा। लेकिन वही ब्रिटानिया में काफी लंबे समय बाद जो शेयर प्राइस हुआ वो 5,000 तक को टच कर गया मेरे दोस्त, समझ में आया क्या, और इससे भी ज्यादा गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 100% डिविडेंड दिया जा रहा है, किस पर दिया जा रहा है, फेस वैल्यू पर दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आया क्या। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। सपोज करिए कि आपके पास 10,000 शेयर है, ठीक है, 10,000 शेयर है और कंपनी ने कहा कि आपको मैंने 100% डिविडेंड दे दिया, तो 100% डिविडेंड दे दिया। अब एक शेयर का प्राइस कितना हो गया, अब ये हो गया मार्केट प्राइस। अब नाउ जो इनिशियली आपका चल रहा है तो मार्केट प्राइस से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, समझ में आया क्या, क्या से क्या हो गया, देखते देखते कहां से ₹2 प्रत्येक शेयर था, अब ये प्रत्येक शेयर कितना पर जा रहा है, 5,000 पर शेयर जा रहा है भाई, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर आप जो समझ रहे हैं उसको जरा हम लोग समझते हैं कि यार आपके पास है 10,000 शेयर और 100% डिविडेंड दिया जा रहा है, यानी कि प्रत्येक शेयर पर ₹2 दिया जाएगा, 100% कितना होगा, 2 का 100% 2 होगा। तो आपको प्रत्येक शेयर पर ₹2 देगा। इसका मतलब क्या कि कंपनी जो है आपको देने वाला है 10,000 आपका नंबर ऑफ शेयर है और प्रत्येक शेयर पर ₹2 देने वाला है, यानी कि कंपनी आपको देगा ₹20,000। समझ में आया क्या, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो बहुत बार कंपनियां कहती होंगी कि यार 100% डिविडेंड दे रहे हैं, 100% डिविडेंड दे रहे हैं, तो डिविडेंड का मतलब वो फेस वैल्यू पर आपको डिविडेंड देती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस तरीके से हम लोगों ने चीजों को समझ लिया। प्रोमोटर्स कौन होते हैं, जिन 5 लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया, दे आर नोन एज द प्रमोटर्स, इनको हम लोग प्रमोटर्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए फिर चीजों को हम लोग रब कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लोगों ने इनको रब कर दिया, आपने चीजों को समझा, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कहां से कहां चीजें पहुंच जाती है। अब आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि देखिए यहाँ पर फेस वैल्यू हो गया और अपने नंबर ऑफ शेयर्स भी आपने ले लिया। अब होता क्या है, जब आप शेयर लेते हैं तो शेयर लेते हैं तो एक होता है डीमैट अकाउंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये डीमैट अकाउंट हो गया। डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट मतलब क्या, मटेरियल फॉर्म में नहीं, पेपर फॉर्म में नहीं। पहले के लोग जो शेयर को खरीद बिक्री किया करते थे वो पेपर के फॉर्म में हो गए हैं, लेकिन अब क्या हो गया, उसको पेपर को खत्म करके आप देख सकते हैं मोबाइल के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आप शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। समझ में आया क्या। तो ऑनलाइन ई कॉमर्स आ गया साहब, ठीक है, समझ में आ गया, सारा काम मोबाइल से हो गया। कितना अच्छा होगा, पहले काफी ज्यादा लंबा समय लग जाता था, पेपर वर्क में करने में कितना ज्यादा टाइम लगता होगा, ये चीजें आप समझना होगा। अब क्या है कि एक क्लिक कीजिए, मोबाइल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, शेयर बाजार में बड़ी आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कम से कम समय में, और जब चाहते तभी कर सकते हैं। जब चाहते तब शेयर खरीदेंगे, जब चाहते तब शेयर बेच देंगे। पहले ऐसा नहीं होता था कि जब चाह तब शेयर खरीद लिया, जब चाह तब शेयर बेच लिया। समय लगता था क्योंकि पेपर वर्क होते थे ना साहब, तो एक टाइम लगता था, और इसलिए डीमेट फॉर्म में आपको क्या हो गया, आपका अकाउंट आ गया। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं साहब। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जैसे मान लेते हैं कि अभी भी क्या है ना कि साहब फिजिकल पेपर है, ठीक है, मतलब आप ये सोचते होंगे कि यार लोगों को इतनी ज्यादा सुविधा हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है वो फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल पेपर्स में क्यों शेयर को खरीद बिक्री करते हैं। तो एक बात मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। आप एक बात बताइए, देखिए अभी मोबाइल का जमाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मोबाइल का जमाना है, सब लोग मोबाइल यूज करते हैं क्या आपके घर के अंदर, सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं क्या। हो सकता है कि घर के अंदर या अगल बगल में देखिए बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग होंगे साहब,
तो जो बुजुर्ग लोग होंगे वो मोबाइल के साथ आज भी कंफर्टेबल नहीं हुई है, नहीं हुए। भले ही मोबाइल चलाना बहुत ही आसान है, इवन 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा बड़ी आराम से 3 साल का बच्चा मोबाइल को ऑपरेट कर देता है, लेकिन वो सीखना ही नहीं चाहते। ठीक है, वो समय के साथ चलना ही नहीं चाहते हैं। अब जो चलना ही नहीं चाहता वो कैसे चल पाएगा भाई? ठीक है, लर्निंग करना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते, तो भाई प्रॉब्लम है। लेकिन जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं तो 3 साल का बच्चा भी बड़ी आराम से मोबाइल चला लेता है। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। आज भी आप देखेंगे छोटा मोबाइल जो है ना, वो 2000 रुपये वाला, वो मोबाइल चलता है कि नहीं चलता माय डियर फ्रेंड्स? छोटा मोबाइल भी चलता है, आज भी चलता है। आज भी लोग रेडियो सुना करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा रेडियो खत्म हो चुका है। और आज भी आप देख सकते हैं लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करते हैं, भले मोबाइल के अंदर आप देख सकते हैं हर एक न्यूज़पेपर उनको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उनको एक फिजिकल पेपर की जरूरत होती है। तो उसी तरीके से आज भी बहुत सारे ऐसे पुराने लोग हैं जो अपने आपने जो शेयर्स है उसको मटेरियलाइज नहीं किए हैं, ठीक है, डिमटेरियलाइज नहीं किए हैं, वो मटेरियल फॉर्म में। इसीलिए आप बहुत सारे ऐसी कंपनी होंगी जिनका मोर देन 1% जो होता है ना शेयर जो है वो क्या है, वो मटेरियलाइज फॉर्म में है। ठीक है, वो अब तक डिमटेरियलाइज नहीं कर पाई है। समझ में आएगा? तो ये कारण होता है, इसके पीछे कारण होता है। मतलब कोई भी चेंज यदि आप लाना चाहते हैं तो चेंज एक दिन में नहीं आता है, चेंज वो कुछ टाइम लग जाता है, कुछ समय लग जाता है। यहाँ से हम लोग को ये सीखने को मिलती है। अब देखिए ये आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए डिविडेंड, देखिए देखिए कहने का मतलब ये है कि डिविडेंड देखा। अब नेक्स्ट चीजें हम लोग ये देखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि देखिए जब आप न्यूज खोलते हैं, ठीक है, तो शेयर बाजार जो है वो ओपन होता है कब? आपको पता है क्या? आप देखेंगे 9:15 में ये ओपन हो जाता है। ठीक है, 9:15 AM में क्या हो जाएगा, ये ओपन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये क्लोज कब होता है? 3:30 PM में क्लोज होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप जो है 3:30 PM में क्लोज हो जाता है। अब क्या होता है इसके बीच में, जब भी आप न्यूज लगाइएगा, समझ में आएगा? अब जो न्यूज होगा, जितने भी समझदार लोग होते हैं या कम समझदार लोग होते हैं, वो इस क्रम में न्यूज को देखा करते हैं। वो ये देखते हैं कौन सा शेयर हम लोगों को खरीदना है, कौन सा शेयर हम लोगों को नहीं खरीदना है। बस उनके दिमाग में एक ही बातें चलती रहती है, यार इस शेयर को हम लोग खरीद लेते हैं और इस शेयर को हम लोग नहीं खरीदते। ठीक है, अब क्या होता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाते, एनालाइज नहीं करते। ठीक है, समझ में आया क्या? और ये शेयर खरीद लेते हैं, वो शेयर बेच देते हैं, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। मैं कहता हूं कि देखो साहब, लाइफ का एक फंडा है, जब आप अपना काम अपने से करते हैं ना तो उसको बेस्ट तरीके से करते हैं, और वही काम यदि आप दूसरों के भरोसे छोड़ देते ना तो बेस्ट तरीके से नहीं होता है। तो यदि जीवन में, लाइफ में यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना तो एनालाइज खुद से करिए, सुनिए सबकी, देखिए सबकी, लेकिन खुद सोचिए, खुद एनालाइज करिए, क्योंकि आप अपने लिए सबसे बेस्ट कर सकते हैं। कोई दूसरा तीसरा चौथा नहीं करेगा, वो आप है जो अपने लिए बेस्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए सबके सुनना चाहिए, सबको देखिए, सबको सुनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन करिए वही जो आपका खुद का दिमाग करे। और आप जब करते हैं तो क्यों करते हैं, जरूर इसके ऊपर, उस क्यों के ऊपर आप सवाल निकालिए। समझ में आया क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, और यदि हम लोग को जहाँ पर बिल्कुल हम लोग नहीं जानते, वहां पर हम लोग चीजों को जान सकते हैं। जैसे देखिए शेयर मार्केट का बेसिक्स हम लोग समझ रहे हैं, हमको नहीं पता है, तो क्या हम इसे सीखेंगे? नहीं, बिल्कुल सीखेंगे। सीखना गलत बात नहीं है, पहले उसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर क्या करिए, अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट करिए। इधर से न्यूज देखा, उधर से न्यूज देखा, ये फलना डिमका डिमका, ये लोग ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते। थोड़ा कुछ कमा लिया, फिर गवा लिया, थोड़ा कमा लिया, थोड़ा गवा लिया। आपको पता होना चाहिए कि मोर देन 90%, यानी 10 लोग जो शेयर बाजार में ट्रेड करने के लिए जाते हैं, तो उसमें 90% से भी ज्यादा की बात करते हैं, वो क्या करते हैं? लूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो शेयर बाजार के अंदर गेन नहीं करते, वो लॉस में जाते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। दे आर लूजर्स, क्यों? क्योंकि ये इसी तरीके के लोग होते हैं। वो सोचते हैं कि कम ही कम समय में कुछ मेहनत नहीं करना पड़े, कुछ एनालाइज नहीं करना पड़े, कुछ काम नहीं करना पड़े, बस गए, किसी ने टिप बता दिया, खरीद लिया, खूब पैसे कमा लिए, वाह वाह वाह। क्या इतना आसान थोड़ी है? जो चीजें दिखने में जितना ज्यादा हलवा लगती है, वो चीजें उतना ज्यादा टफ होती है माय डियर फ्रेंड्स। हैप्पीनेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, लेकिन कितने लोगों के पास हैप्पीनेस है? बहुतों के पास तो हैप्पीनेस तो है नहीं। तो इस तरीके से चीजें आपको समझना होगा। बहुत सारी चीजें हम लोगों को काफी कम, हमको लगता है बहुत ही इजीली मिल जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक बात मैं बदला देना चाहता हूँ। आपने क्या राकेश झुनझुनवाला के बारे में सुना है क्या? तो राकेश जो है ना, राकेश झुनझुनवाला के बारे में बात करें हम लोग, तो राकेश झुनझुनवाला के जो गुरु है, ठीक है, तो गुरु जानते कौन है? गुरु है दमानी जी। ठीक है, डी मार्ट वाले दमानी जी। अब डी मार्ट वाले दमानी जी इनके गुरु हैं। आपको पता है क्या
जो दमानी जी है वो क्या अंडर ग्रेजुएट है, या और राकेश झुनझुनवाला भैया है सीए, और दमानी जी है क्या अंडर ग्रेजुएट। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ये कहते हैं कि भैया दमानी जी हमारे गुरु है, बहुत कुछ सीखा मैंने, ठीक है, ग्रेजुएट, समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, नॉलेज कहीं से भी मिले आप उसे एक्वायर कर लीजिए। मतलब ये मत देखिए कि भाई ये कितना पढ़ा लिखा, नहीं साहब, पढ़ने लिखने से क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स। हमारे पीएम साहब प्रधानमंत्री मोदी जी, आप एक बात बताइए, कितने पढ़े लिखे हैं भाई? कोई ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है भाई। अब वो घर से निकल गए काफी कम उम्र में, तो बहुत ही पढ़ाकू इंसान तो हो गए नहीं, ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड या बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो वो होंगे नहीं। वो तो साधारण, मतलब कुछ भी घर से निकल के आप समझ सकते हैं, साधु सन्यासियों का जीवन जिया। लेकिन आज देखिए जितने भी कलेक्टर्स होते हैं वो किनके लिए काम करते हैं? वो काम करते, जितने भी आईएएस होते हैं जो खूब पढ़ने में तेज होंगे, ठीक है, समझ में आया क्या? मोदी जी को भी देखिए तो उनका भी एज होगा 30 ईयर, ठीक है, तो क्या कर रहे थे वो? जंगल में इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है, समझ में आएगा। उनको अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा था, भटके हुए थे। जो उस समय बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कलेक्टर बन चुके थे, मान सम्मान इज्जत, और शुरू से उनको मान सम्मान मिल रहा होगा। जो हमारे पीएम मोदी है उनको इज्जत नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि उस समय वो पीएम नहीं थे, घर से इधर उधर भागना, तरह तरह की घर में प्रेशर, तनाव, परेशानी आती होगी। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा कि ये आईएएस जो है आज किसके अंडर है? मोदी जी के अंडर है। एक बुलावा पर 77 को आ जाए। आईएएस किसके लिए काम कर रहा है? मोदी जी के लिए काम कर रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, नॉलेज मैटर करता है। कछुआ और खरगोश वाला रेस तो आपने सुना होगा माय डियर फ्रेंड्स। कछुआ जो है वो तेजी से भागता नहीं है, बिल्कुल भी स्लो भागता है, और खरगोश तेजी से भागता है। बार बार खरगोश जो है कछुआ को याद दिलाता है, तुम बड़ा स्लो, तुम रद्दी हो, बेकार हो, डिस्क्रिमिनेट करता है कछुआ को, जो खरगोश होता है। तो खरगोश को कछुआ कहता है कि चलो रेस हो जाए। अब रेस होता है, खरगोश काफी आगे निकल चुका, जैसे कि ये कलेक्टर बन चुके हैं। लेकिन खरगोश आगे निकलने के बाद जो कलेक्टर लोग कलेक्टर बन गए वो रुक गए। लेकिन जो कछुआ, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी, वो चलते गए, चीजों को सुधार करते गए, सीखते गए, और सीखते गए, और ये लोग आईएएस लोग सो गए। अब रेस में कौन आ गए? हमारे प्रधानमंत्री, और इसके लिए उनके लिए ये लोग काम किया करते। तो इसलिए मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट कुछ नहीं होता है। इन्होंने वाकई में सीखा होगा, मेहनत किया होगा। नमानी जी ने जो चीजें हमें, आजकल कॉलेज में पढ़ाई हो रही है क्या भाई? आजकल कॉलेज में पढ़ाई हो रही है क्या? आपको लगता है क्या कि कॉलेज में खूब पढ़ाई हो रही है? वाह, बहुत अच्छा, कॉलेज जैसा तो कुछ है ही नहीं। खूब अच्छी पढ़ाई हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। कॉलेज में बच्चे जा रहे बिगड़ के आ रहे। उनका जो कैरेक्टर है उसको देखिए। पहले वो निकम्मे हो रहे हैं साहब, कम से कम वो काम करे। बहुत सारे ऐसी कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, सारी कॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उनके अंदर बुराई, नशा, ये सब चीजों के प्रति वो चले जाते हैं। क्लास को बंद कर देना, तो क्या पढ़ाई हो रहा है? और वहीं पर हो सकता है जो जमीन पर बैठा हुआ आदमी था, उसने क्या किया? संघर्ष किया, मेहनत किया, आगे निकल गया। और आज की डेट में जो लोगों ने समय की बर्बादी किया, वो क्या रेस है यार, लाइफ इज रेस, और पूरा जीवन में क्या है? रेस ही रेस है। अब इसे जो जब मेहनत किया तब लाइफ में आगे रह गया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई अंडर ग्रेजुएट है नहीं है। अब उसने हो सकता है कि बाद में अपने अंदर सुधार किया होगा, स्किल्स को सीखा होगा। इसके लिए उसने ये जरूरी नहीं समझा होगा कि मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री हो, इसकी वजह से वो गुरु बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। और राकेश झुनझुनवाला सीए होने के बावजूद भी क्या उनको अपना गुरु मानते थे। तो चीजें आपको ध्यान समझना होगा। ये नहीं कि भाई बहुत बड़ा बड़ा डिग्री हो गया तो बहुत बड़ा जरूरी नहीं साहब। इस व्यक्ति ने खुद से सीखा, सेल्फ लर्नर। गौतम बुद्ध कौन, कितनी डिग्री थी? कितनी डिग्री थी भगवान श्री कृष्ण के पास? कितनी डिग्री थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी डिग्री थी पैगंबर साहब के पास? कितनी डिग्री थी गुरु नानक के पास? ये लोग धर्म के टीचर हुए, समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीजें आपको समझना होगा। डिग्री वगैरह नहीं, आप देखो व्यक्ति के अंदर दम है, नॉलेज है, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात है। अब बात करते हैं जो हमारे दमानी साहब है। दमानी साहब ने क्या किया कि दमानी साहब ने काम किया भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम किया। उन्होंने डीमार्ट को खोला। तो डीमार्ट को कैसे खोला, किस तरीके से उन्होंने डीमार्ट को खोला? सबसे पहले एक बात आपको बतला देना चाहता हूँ। सबसे पहले चले गए वो यूएसए गए। तो एक चीजें आपको समझना होगा, जब भी कोई नई कंपनी आप खोलिए तो सबसे पहले आप एनालाइज करिए। तो यूएसए में ये गए, और यूएसए में वो जाने के बाद पहले देखा कि यहाँ पर लोग कर क्या रहे हैं वाकई, एक्चुअल में वहां पर लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। यूएसए में गए और उन्होंने जो कंपनी खोले थे डीमार्ट, जो चीजों को बेच रही थी, उसको उन्होंने एनालाइज किया वहां के कंपनियों को। क्योंकि देखो साहब, यदि फ्यूचर जानना है तो अपने से आगे बढ़े हुए लोगों को देखिए। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लेते हैं, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इधर पानी पानी है, पानी 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 पानी, समझ में आ गया।
अब पानी कितना गहरा है, गड्ढा है, अपने को नहीं मालूम है कि ज्यादा गड्ढा है कि कम गड्ढा है, कोई मालूम नहीं अपने को, समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या है, तो अपने को क्या सबसे आगे रहना चाहिए या सेकंड में रहना चाहिए? अपने को सेकंड में रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो तेज लड़का है, जो लीडर है, उसको आगे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपने को उससे थोड़ा सा स्पेस बना के रखना चाहिए, ठीक है, समझ में आया क्या? ये आगे गया, गड्ढा आएगा तो ये गिरेगा, हम पहले ही समझ आओ हो जाए, समझ में आ गया। तो अपने को कभी कभी सेकंड भी रहना है, हमेशा फर्स्ट रहने की जरूरी नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर कुछ भी हो सकता है भाई, गड्ढा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये जाएगा, पहले जाएगा, गड्ढा होगा तो गिरेगा, हमको सावधान कर देगा, तो हम नहीं जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए सबसे पहले दमानी साहब कहाँ चले गए, यूएसए चला गए। तो जाते हैं यूएसए के अंदर, क्योंकि वो सीखते हैं, क्योंकि जो यूएसए में होगा वही भारत में भी होगा, क्योंकि यूएसए भारत से आगे इकोनॉमिक्स के मामले में। अब यूएसए में गए, उन्होंने चीजों को सीखा, समझा। तो जब भी आप कोई बिजनेस खोलिए, दुकान कुछ भी करिए, आप एनालाइज करिए क्या वहां पर क्या हो रहा है, कैसे कैसे जो अगले दुकानदार है कैसे कमा रहे हो, किस तरीके से ज्यादा प्रॉफिट बना रहे, ये चीजें आपको ध्यान से अपने दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे वो यूएसए के अंदर चले गए, और वहां पर उन्होंने एनालाइज किया कंपनियों को जो वो खोल रहे थे, ठीक है। तो जैसे भारत में वो खोले तो उन्होंने एनालाइज किया और देखा कि भारत के लोगों को सस्ता चीजें चाहिए, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, वही डीमार्ट खोला और चीजों को सस्ती दामों में बेचना चालू कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, भीड़ लग गया, जहाँ और लोग 100 का बेच रहे थे, वो कह रहे थे कि 70 का ही हम बेचेंगे, 80 का ही बेचेंगे, 90 का ही बेचेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्काउंट उन्होंने हेवी दिया और वहां पर क्या हो गया, टूट के भीड़ पड़ी और डीमार्ट जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर गया। अब मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, जो डीमार्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। तो डीमार्ट है, तो डीमार्ट का एक्चुअल में फेस वैल्यू जानते हैं कितना होगा? जैसे हम लोगों ने फेस वैल्यू पढ़ा था ₹2, तो डीमार्ट का जो फेस वैल्यू था वो ₹10 था साहब, ठीक है, फेस वैल्यू था ₹10, ठीक है, समझ में आ गया। कुछ सालों में इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, और जिसकी वजह से इन्होंने जब मार्केट के अंदर शेयर को लेके आया, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक शेयर के चाहिए कितना, ₹299 पर शेयर। मतलब उन्होंने जब वो बेचना चालू किया, मतलब उन्होंने फेस वैल्यू लिया था कितना, ₹10, लेकिन उन्होंने कंपनी के ऊपर काम किया और कंपनी को क्या कर दिया, ग्रोथ करा दिया। अब ग्रोथ करा दिया तो उन्होंने कहा कि भाई एक शेयर जो होगा ना, वन शेयर यदि हम बेचेंगे ना भाई, तो अपने को जानते हैं कितना चाहिए, ₹299। बहुत सारे लोगों ने उनके शेयर को खरीद लिया, और आपको जानकर हैरानी होगी, 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ देयर शेयर प्राइस वाज डबल, समझ में आ गया। और उनको कितना देने लगे, वो लगभग अप्रोक्स ₹600 जो है वो मिलने लगा। तो चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर एक बात दिमाग के अंदर आता है, एक बैग यदि शेयर का प्राइस बढ़ता है, मान लेते 6 महीने के अंदर, यानी कि दमानी साहब ने क्या किया, दमानी साहब ने किया, कहा क्या, ₹299 का हमने शेयर खरीद लिया, मैंने भी खरीद लिया, आपने भी खरीद लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आफ्टर 6 मंथ उस शेयर का प्राइस कितना है, बोलिए आप लोग, 6 मंथ में शेयर का प्राइस कितना हो गया, ₹2 कितना हो गया, बोलिए, 600 शेयर का प्राइस हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर आपको शेयर प्राइस क्या होगा, लगभग डबल हो गया केवल 6 महीने के अंदर। तो अपने को क्या करना चाहिए, शेयर बेच देना चाहिए। यानी मान लेते हैं कि हम लोगों ने 100 शेयर खरीद लिया है, ठीक है, समझ में आया क्या, तो क्या हमें 100 शेयर बेच देना चाहिए, ठीक है। एक विकल्प है कि 100 शेयर बेच देते हैं साहब, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अपने को कमा लिया, डबल हो गया, तो अपने को बेच देते हैं, ठीक है, समझ में आया क्या। फिर दूसरा दिमाग में बात आया कि नहीं साहब, हम बेचते नहीं है, जिस तरीके से 600 हुआ है और 1200 भी हो सकता है, जो कि आगे चल के हुआ, क्योंकि साहब कंपनी का लीडर कौन था, दमानी साहब थे। तो लीडर दमानी साहब थे, तो क्या होगा, यदि ईमानदार व्यक्ति है, तो टिनैया है, उसके ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए। तो टिनैया होता है, बहुत सारे लोग अमीर दिखते हैं, होते नहीं है। जब दमानी जी को दिखेगा तो एकदम बिल्कुल भी सिंपल वो आपको दिखेंगे। तो अमीर अपने को दिखना नहीं है, बनना है, ठीक है। तो आप अमीर दिखे नहीं, आप अमीर बनिए। तो दमानी साहब है, तो दमानी यहाँ पर क्या होगा, 100 शेयर बेच देते हैं। तो मेरा कहना है कि नहीं साहब, क्यों घबराते साहब, इतना बेचैन क्यों है भाई, इतना हो अल्लाह क्यों है कि सारे शेयर आप बेच देना चाहते हैं। आप देखो कि कंपनी किसके हाथों में है, दमानी साहब के हाथों में। कंपनी का लीडरशिप तो बदला नहीं, कोई उतार चढ़ाव तो हुआ नहीं। तो जिस तरीके से कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, आगे भी हो सकता है कि दिखाए, ठीक है, समझ में आएगा क्या। तो कंपनी कब, जब जब लीडर बदले, अब लीडर कब बदलेगा, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, या तो उसके अंदर चेंजमेंट आ जाएगा, वो पहले वाला नहीं रह गया इंसान, अब वो चोर बन गया, वो चक्का बन गया, यास बदमाश बन गया। तो आप समझ लीजिएगा कि कंपनी के बुरे दिन आने वाले हैं, कंपनी का लीडर गड़बड़ बन गया। तो समझ में आएगा।
तो दो तरीके से चेंज होता है। एक चेंजमेंट हो गया कि साहब वो मर गया, दूसरा लीडर आ गया, दूसरा उसका खुद के स्वयं में परिवर्तन हो गया और पहले जैसा रहा नहीं। अब वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा वो गलत पैसे उड़ाने वाला, बेकार, रद्दी और फालतू हो गया। तब भी आप समझ लो कि कंपनी के बुरे दिन वाले आने वाले हैं। तो ये चीजें आपने ध्यान समझ लिया, तो ये चीजें आपने समझ लिया, एक एक तो छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा चीज हम लोगों को समझ में आता है कि जैसे जैसे कि देखो रिलायंस कंपनी में बहुत सारे लोगों ने पैसे छोड़े तो डूब गए, क्योंकि रिलायंस कंपनी में धीरू भाई अंबानी की मौत हो चुकी थी। और रिलायंस कंपनी किसके हाथों में आई थी, मुकेश अंबानी के हाथों में आई थी, तो वो अच्छा चली। लेकिन अनिल अंबानी के हाथों में आई, लीडरशिप बदला, तो आप देख लेंगे शेयर प्राइस धाम से गिरा। लीडरशिप बदले, ध्यान दीजिएगा इंटरनली, या चाहे वो मर जाए तब जरूर ध्यान देना, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। फिर क्या होगा, ₹600 इनका आया, समझ में आया क्या, ₹600 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या होगा, एक मन में आता है कि यार हम अपना 50% शेयर को बेच देते हैं, ठीक है। 50% शेयर यदि हम अपना बेच देते हैं तो हमने जितना लगाया था उतना हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए 100 शेयर आपने 100 शेयर को खरीदने के लिए अप्रोक्स क्या है, 300 ले लेते, 299 को केवल लेते, उन्होंने दिया हुआ था, तो 300 ले लेते, तो 100 शेयर से कितना हो जाएगा, लगभग आपका कितना हो जाएगा, आपका 30,000 हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिएगा, यदि आप बात करते हैं 50 शेयर्स का, तो 50 शेयर्स आपने बेच दिया, तो लगभग क्या किया, लगभग आपका 600 हो गया, तो मतलब एक शेयर का दाम 600 हो गया, और आपने 100 शेयर लिए हुए, लगभग कितना होगा, 60,000 का ओरिजिनल वैल्यू है। आपने कहा कि भाई 30,000 इसमें लगा के रख देते, और 30,000 अपना जो लगाया वो निकालते, क्या जरूरी है इतना, आखिर किसी दूसरी कंपनी में आप लगाएंगे। तो ऐसा आप तब करिए जब इसी तरीके का ग्रोथ किसी दूसरे कंपनी में देखने को मिले, तो करिए। लेकिन जब ये कंपनी पहले से ही अच्छा कर रही है तो क्यों फिर बदल करना जरूरी है भाई। जब हमारा टीम अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जब लीडर्स अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अपने को चेंज करने की क्या जरूरत है। चेंज तब किया जाता है जब प्रॉब्लम्स आती है, समस्याएं आती है, डिफिकल्टी आती है। तो यदि कोई दूसरी कंपनी 6 महीने में फिर डबल कर दे, तो आप वहां पर यहाँ से पैसे लगाकर अपना 50% वहां पर लगा दो। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो रहने दीजिए, क्या दिक्कत की बात है, ठीक है। इसी में रहेगा, ठीक है। आप देखेंगे आगे चलकर ये 1100 1200 काफी चीजों को क्रॉस करके मेरे दोस्त, तो समझ में आएगा, तो चीजें आपको ध्यान समझना होगा। दूसरी चीजें ये है कि कंपनी का लीडर्स और साथ ही साथ अगल बगल कंपटीशन के ऊपर भी ध्यान देना है। अब नया कंपटीटर आ गया मार्केट के अंदर में और वो दमानी साहब पर भारी पड़ा, तो वहां से एग्जिट ले लेना है। समझ में आ गया, उनका कंपटीटर आ गया, उनके सामने उसने क्या कर दिया, अपना शोरूम खोल दिया, अपने दुकान खोल लिए, तो भाई दमानी साहब को तो लपेट देगा। तो कंपटीटर यदि बदल गया तो उस समय भी अपने को दिमाग को चेंज कर लेना होगा, ठीक है। समझ में आएगा, आपको देखना होगा कि कंपटीटर कौन है, और कंपटीटर कौन तगड़ा होता है, जो अंदर से मजबूत होता है माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आ गया, कभी राकेश झुंझुनवाला के पास ₹5,000 था, लेकिन वही व्यक्ति जब मौत को पाते हैं, मरते हैं, तो उनके पास जो था वो 50,000 करोड़ रुपीज, 50,000 करोड़ रुपया का वो मालिक बन चुके थे। तो अंदर से जो मजबूत होता है वो ताकतवर होता है भाई। समझ में आ गया, उसके पास कितना वेल्थ भी इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन अंदर से लीडरशिप यदि मजबूत है तो वो आगे खींच लेगा मेरे दोस्त। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये सब चीजें आप लोगों ने समझ लिया। अब चलिए आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, रब कर दिया, मैंने आपके साथ भी रब कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग ये सोचते हैं कि साहब हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, ठीक है, और हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शेयर बाजार के अंदर चीजें कैसे कमा सकते, कैसे पैसा कमा सकते। हमारे पास तो पैसे तो है नहीं भाई, जैसे मैं भी देखता हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं। अच्छी बात है, नहीं लगाना है, कोई दिक्कत, ज्यादा पैसे नहीं लगाना है, ठीक है। क्यों ज्यादा पैसे नहीं लगाना है, हम देखेंगे अपने राकेश भैया को। तो राकेश भैया यानी कि राकेश झुंझुनवाला जी, ठीक है, समझ में आया क्या। तो राकेश भैया जब शेयर बाजार में गए, ठीक है, तो राकेश भैया जब जाते हैं शेयर बाजार के अंदर, तो वो भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उनके पास भी मनी नहीं था, उनके पास कितना था, ₹5,000, ठीक है। समझ में आया क्या। क्यों इन्वेस्ट करना ज्यादा, हम लोग हमेशा एग्जाम्पल सही लोगों का लेंगे, गलत लोगों का एग्जाम्पल नहीं लेंगे। वो लोग एग्जाम्पल नहीं लेंगे जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपया शेयर बाजार में लेके इन्वेस्ट करते हैं। नहीं साहब, अपने को तो अपने पास तो है ही नहीं, अपन को तो इनको देखना है, अपन को तो वॉरेन बफे को देखना है
क्या लेके गए थे शेयर बाजार के अंदर, और दुनिया के मतलब टॉप 10 अमीर व्यक्तियों में से वो एक है। तो अपने को तो बिल्कुल नहीं लगाना, अपने को अपना स्किल्स लगाना, अपने को अपना दिमाग लगाना है, अपने को अपना बुद्धि लगाना है। बुड़बक लोग हैं ही पैसा लगाने के लिए, क्या दिक्कत की बात है? ठीक है, अपने को अपना दिमाग लगाना है, लोगों को लगाने दो पैसा, और पैसा तुम्हारा हो जाएगा मेरे को। समझ में आ गया? तो अपने को क्या लगाना, अपना दिमाग लगाना है मेरे दोस्त। कोई ज्यादा घबरा नहीं है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे, अमीर बाप के बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा, दिमाग है नहीं, तो पैसे लगाएंगे। आपके पास दिमाग है तो पैसे आपके होंगे। कहा जाता है बुड़बकों के पास धन होता है तो चलाक उसे ले लेता है। तो यही चीजें मैं बता देना चाहता हूँ। ये राकेश भैया के पास क्या था? ब्रेन था, दिमाग था। समझ में आएगा? पैसे नहीं थे, दिमाग था। बहुतों ने पैसा लगाया, कहा ना 90% लोग बेवकूफ जो ऐसे है, खूब पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फल्ला डिब्बा डिब्बा, पैसा लगाया सब डूबा दिया, कम दम खत्म है। राकेश भैया ने उसको कमा लिया। तो इस चीजें आपको ध्यान समझना होगा। और राकेश भैया भी अभी क्या है, ऊपर है, ये सब एक आंकड़ा होता है और कुछ नहीं। जितना खा रहे हो अच्छे से खाना चाहिए, पीना चाहिए, जीना चाहिए, इसके साथ अपने को समझौता नहीं करना चाहिए। आखिर राकेश भैया आज बहुत ही कम उम्र में ऊपर चले गए, मात्र 60 साल से भी कम उम्र था कि राकेश झुंझुनवाला ऊपर चले गए। क्या हो गया 50,000 करोड़? कुछ नहीं। इसीलिए खाते रहना है विदाउट नो टेंशन, अपने कामों को करते रहना है। बस ये सब एक आंकड़े होते हैं और कुछ नहीं होती। जो रियलिटी यही होता है, खाइए पीजिए जीजिए और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से चीजें, अब आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप उसको पैसे को लुटाओगे तो भीड़ पैसे को लूटने के लिए आएगी। तो वो लोग भीड़ इसलिए आई है कि वो पैसे को लूट सके, आपको आपसे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आएगा? जब तक पैसे लुटाते रहोगे भीड़ आती रहेगी, नहीं लुटाओगे भीड़ नहीं आएगी। तो इसलिए मेरे दोस्त, ये सब एक आंकड़े होते हैं। बस ये चलाक बुड़बक चलाक वही है जो हंसी खुशी के साथ अपने जीवन को जी के निकल गया मेरे दोस्त। क्योंकि यहाँ से कुछ लेकर तो जाना है नहीं। जो खुशी होकर मजा से अपने जीवन को काट लिया, वही सबसे बड़ा होशियार है। ठीक है, वही सबसे बड़ा मैं सफल उसी को मैं मानता हूँ और किसी को नहीं मानता हूँ। अब ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो राकेश झुनझुनवाला का हम एग्जाम्पल लेंगे, वारेन बफे का दिन का ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो हम लोग को पैसे लगाने नहीं, क्यों लगाना है? अपने को सीखना है, अपने को मेहनत करना है, अपने को दिमाग लगाना है। पैसे लगाने में लगाएंगे, दिमाग हमारे पास है तो पैसे उनका हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग जीरोधा। जीरोधा के बारे में आप लोगों ने पता होगा। तो देखिए साहब, जीरोधा क्या होता है? तो जीरोधा जो होता है ना, वो एक स्टॉक ब्रोकर है। तो जीरोधा एक स्टॉक ब्रोकर है। क्यों जीरोधा एक स्टॉक ब्रोकर है? कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं जीरोधा क्या करती है, जैसे आप क्या किए, आप जो है जैसे लैंड ब्रोकर होते हैं, तो एक्चुअल में आपको लैंड खरीदना है। ठीक है, मान लेते लैंड खरीदना है, सपोज इट्स यू एंड यू टू बाय लैंड। तो आप चले गए लैंड ब्रोकर के पास, दिस इज लैंड ब्रोकर। समझ में आया क्या? और लैंड ब्रोकर जो होगा, ये ब्रोकर है भाई, लैंड ब्रोकर, लैंड ब्रोकर एलबी। और ये हो गए यू, आप हो गए भैया। और यहाँ पर लैंड ब्रोकर क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो जाएगा किसके पास, वो जाएगा किसके पास, जिसके पास जमीन होगा, जिसके पास लैंड होगा। ठीक। और वो क्या करेगा, लैंड ब्रोकर जो होगा वो डील कराएगा बिटवीन यू एंड द जिसके पास जमीन होगा। इसके लिए वो कुछ कमीशन लेगा, कुछ पैसे खाएगा। तो वही चीजें यहाँ पर क्या हो गया, जीरोधा ही हो गई। वो क्या करेगी, एक लिंक है, जैसे एक कंपनी हो गई, ठीक है, और ये हो गया आप कंपनी, और आपको एक लिंक प्रोवाइड करती है, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? तो प्रत्येक शेयर पर ये कुछ कमीशन खा लेगा। ठीक है, प्रत्येक शेयर के लेन देन पर ये कहेगा कि मेरा भी कुछ कमीशन हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान से समझना होगा। जीरोधा हो गया, बहुत सारे ऐसे जो है स्टॉक ब्रोकर हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए पोरिंजू विलियात क्या होते थे, पोरिंजू विलियात, इसको जरा हम समझते हैं। तो पोरिंजू विलियात को जरा हम लोग समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कितने लोगों को पोरिंजू विलियात के बारे में पता है? इनको पता है पोरिंजू विलियात। ठीक है, कमेंट सेक्शन में वो बताएंगे। ठीक है, वेलियात। तो इस तरीके से चीजें समझते हैं क्या होते हैं पोरिंजू विलियात। इनको जरा हम लोग देखते हैं। ये देखिए बहुत ही गरीब आदमी थे पोरिंजू विलियात। इन्होंने एक तरीका भिड़ाया स्टॉक में, इनको कोई बहुत ज्यादा स्टॉक का नॉलेज नहीं था। ये रहते रहते देखते देखते सेल्फ से उन्होंने चीजों को लर्न किया। और देखो सेल्फ लर्नर ही बेस्ट लर्नर है, वही कुछ नया दे पाता है साहब। वो कुछ ऐसा देगा जो औरों के पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सेल्फ लर्नर है। उसने किताबों का नॉलेज नहीं लिया ना, उसने खुद का कुछ नया इजाद किया हुआ है। गौतम बुद्ध सेल्फ लर्नर थे। वो आप देख सकते हैं जंगल में जाते थे और जंगल में जाकर उन्होंने सेल्फ लर्निंग का काम किया। समझ में आ गया? तब कुछ नया नॉलेज उन्होंने इस पूरे विश्व को दिया, और तब जाके बौद्ध धर्म आपके सामने। अब भगवान श्री कृष्ण को देखिए, वो उनके पास कोई डिग्री उग्री नहीं थी। बचपन में तो गाय चराया करते थे मेरे दोस्त। क्या था, सेल्फ लर्नर थे। खुद से उन्होंने चीजों को सीखा, और जिसकी वजह से उन्होंने
गीता जैसे ज्ञान रूपी मतलब ग्रंथ को लिख दिया। तो चीजें आपको समझना होगा, सेल्फ लर्नर ही कुछ नया दे पाते, कुछ नई आइडिया। बल्ब का आविष्कार करने वाला व्यक्ति सेल्फ लर्नर था, क्योंकि बल्ब का इससे पहले आविष्कार नहीं हुआ था। उसने स्वयं से खुद से एक बल्ब बनाकर हम लोगों को दे दिया मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आपको ध्यान समझना होगा, ये व्यक्ति क्या करता था, ये व्यक्ति अंडर वैल्यूड, ठीक है, समझ में आया क्या? जैसे अंडर वैल्यूड कोई भी मतलब क्या, बहुत सारे लोग जो है अंडर वैल्यूड है। अब अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए मैं आपको बतला देना चाहता हूँ अंडर वैल्यूड क्या होता है। आपको मैं बतला देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू बतला देना चाहता हूँ। अंडर वैल्यूड कई कारण हो सकते हैं अंडर वैल्यूड। जैसे आप चीजों को देख सकते हैं, अंडर वैल्यूड मतलब उसको वैल्यू उसका है लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो क्या हो गया, अंडर वैल्यूड हो गया। अब वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है, कई सारे कारण हो सकते हैं। सपोज करिए एक परिवार था, वो जाके दूसरे स्टेट में बस गया, शहर में बस गया, ठीक है, समझ में आया क्या? अब शहर में बस गया है परिवार, इज इन द टाउन, टी फॉर टाउन, ठीक है। अब पूरा परिवार जाके शहर के अंदर बस गया, गांव से इसने कोई लिंकेज नहीं रखा। अब इस परिवार के बच्चे हुए, और इसको अपने इसका जो पेरेंट्स है वो चाहता है कि भाई बच्चों की शादी जो है वो क्या हो, अपने जात धर्म में। अब वो अगल बगल देखता है तो कोई उसकी जान पहचान का है नहीं, भले ही वो काबिल हो लेकिन उसके यहाँ कोई नहीं जाता है कि अपने लड़की देने के लिए, अपने लड़का देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या है, टूटा हुआ है, अलग। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रेप्स है, अंगूर है, वो क्या है, टूटा हुआ है। तो टूटा हुआ है तो उसका वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप देख सकते हैं अंगूर जो गुच्छे में वो ज्यादा दाम में बिकते हैं, और अंगूर जो गुच्छे से अलग हो चुके हैं वो कम दामों में बेचा करते हैं। तो क्या हो गया, ये अंडर वैल्यूड हो गया। भले ही हो सकता है कि सीए हो, भले ही हो सकता है कि ये पीए हो, भले ही हो सकता है कि ये अच्छे पोस्ट पर काम कर रहा हो, लेकिन क्या है कि अब लोग इसको जानते पहचानते नहीं, लोग जानते पहचानते नहीं है, सबसे बड़ा कारण है। ये वैल्यूएबल है लेकिन किसी को मालूम ही नहीं, तो क्या हो गया, अंडर वैल्यूड हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, वैल्यूएबल है। मान लेते हैं कि आपके घर के बगल में दुकान खुला, ठीक है, बहुत ही अच्छा दुकान खुला, बहुत ही अच्छा शोरूम मिला जो कि आपका बाल वोल काटता है, ठीक है, वैल्यूड है, इसके पास वैल्यूड है। लेकिन क्या है कि शुरू शुरू में लोग उसको जानते ही नहीं है। जब उसको लोग जानते नहीं है तो ये क्या होगा, ये होगा अंडर वैल्यूड। समझ में आया क्या, ये अंडर वैल्यूड होगा। तो शुरू शुरू में क्या होगा, इसके पास कम रेट में क्या होगा, वो अच्छे से अच्छे बाल, अच्छे से अच्छे सर्विस, बात भी अच्छे तरीके से करेगा। तो इसी तरीके से उन्होंने देखा, जो ये पोरिंजू विलिया जो थे, उन्होंने क्या किया, अंडर वैल्यूड जो चीजें बिकी फेंकी हुई है उसको किसी पर किसी का ध्यान नहीं है, उस पर उन्होंने ध्यान दिया और वहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। और जब उसने अपने एक्चुअल वैल्यू को प्राप्त करी, जब लगा कि हाँ भाई बाहर का रेट है ₹100 और ये ले रहा है ₹50 शुरू में, लेकिन जैसे ही इसने अपना रुपीज, तो उन्होंने कहा कि चलो अपना सर्विस ले लिया, काम दाम खत्म हो गया। लेकिन अब ये वैल्यूड हो गया तो वहां से निकल गए, काम दाम खत्म है। फिर उसको दूसरे खोजा जो अंडर वैल्यूड है, वहां पर उन्होंने जाकर अपना सर्विस लेना चालू कर दिया। तो इस तरीके से चीजें आपको ध्यान समझना होगा। ये पोरिंजू विलियम्स ने काम किया था, अंडर वैल्यूड शेयर को खरीदते थे। और अंडर वैल्यूड क्यों होता है, ऐसा नहीं कि वो चीजें खराब होती है, हो सकता है वो नून ही नहीं हो, लोग जानते ही नहीं हो, जिसके वजह अब मैं ही यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ बेहतरीन, परफेक्ट, बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि लोग मुझे जानते नहीं है, तो जब लोग मुझे जानते नहीं है तो इसके जो व्यूज आएंगे वो काफी कम आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो क्या है, वैल्यूएबल नहीं है, वैल्यूड है, बहुत ज्यादा वैल्यूड है, लेकिन क्या है, ये अंडर वैल्यूड में चला जाएगा। क्यों अंडर वैल्यूड में चला जाएगा, अभी लोगों तक मेरी पहुंच नहीं है। समझ में आ गया, अब कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि सबके बीच में मैं चला जाऊंगा, सबके अंदर पहुंच हो जाएगी, कुछ ही दिन या कुछ ही महीने या मुश्किल से साल 2 साल के अंदर बहुत अच्छा आगे कर जाऊंगा मैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन अब क्या हो गया, अब मैं वैल्यूड हो गया, अब मैं वैल्यूड हो गया, अब तो मैं जाना माना व्यक्ति हो गया, तो जाना माना व्यक्ति हो गया। अब मैं अभी देखिए यहाँ पर मैं इतना अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, हो सकता है देखने वाले कम लोग हो, ना के बराबर, क्योंकि शुरुआत किया मैंने अभी। लेकिन जब मैं पूरा वैल्यूड हो जाऊंगा, पूरा लोग जान जाएंगे, ठीक है, अभी अच्छी अच्छी बातें करूँ, हो सकता है नहीं सुने वो बेवकूफ, लेकिन हो सकता है जब मैं पूरा नामी गिरामी चीजें में बन जाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ भी बोलूंगा, दिस दैट फलना डिमका डिमका, बहुत ही साधारण या कुछ नहीं, उस समय आप देखेंगे व्यूज बहुत ज्यादा चले जाएंगे, तो बेवकूफ लोग हैं। वेन आप मुझे क्या समझ सकते हैं, अभी अंडर वैल्यूड हूँ इसीलिए लोग नहीं देख रहे, लेकिन इस समय वैल्यूड हो जाऊंगा तो उस समय वो दिस दैट बोलो, उस समय आप देखना है कि क्या बोल रहा है व्यक्ति। बहुत सारे लोग सफल हो गए, कुछ बोल के निकल गए, बहुत चल जाता, बहुत चल जाता, ठीक है, समझ में आया क्या? तो क्या हो गया, ओवर वैल्यूड हो गया।
कुछ बोल के निकल गया, आप उनको देख रहे हैं, आप उनको डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या हो गए, ओवर वैल्यूड हो गए। समझ में आ गया? तो चीजें उनको हम लोगों को नहीं सुनना है, हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएगी। और जो लोग अंडर वैल्यूड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो काम किया फोरेंजू वेलिया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा माय डियर फ्रेंड्स। आप उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ चुके होंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब भाई नेक्स्ट चीजें मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि देखो साहब, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रिटानिया आई है, ठीक है। तो ब्रिटानिया, सबसे पहले हम लोग कंपनी को जरा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बातों को जानेंगे। सबसे पहले बातों को जानेंगे, आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। व्हाट इज टर्न एंड व्हाट इज ओवर। तो टर्नओवर को जरा हम लोग समझते हैं, क्या होता है टर्नओवर। किसी भी कंपनी का कोई भी आपसे पूछ देगा टर्नओवर क्या होता है, कितने हैं जो जानते हैं कि टर्नओवर क्या होता है, कोई बता सकते हैं क्या? तो देखिए सबसे पहले मैं टर्नओवर के बारे में बताना चाहता हूँ। कंपनी जो है एक साल में जितना अमाउंट का सेल करती है, एक्चुअल में क्या है, सेल्स अमाउंट, कितना अमाउंट उसने सेल कर दिया। मान लेते उसने 100 करोड़ का एक साल के अंदर क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो सेल अमाउंट हो गया 100 करोड़ का। तो हम लोग कह देंगे 100 करोड़ का प्रोडक्ट उसने क्या कर दिया, बेच दिया। रुपीज 100 CR, 100 करोड़ का प्रोडक्ट उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो उसका टर्नओवर कितना हो जाएगा 100 करोड़। ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट हम कैसे निकलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दो प्रकार का प्रॉफिट होता है। तो ये चीजें जो टर्नओवर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप लाइन साहब बिजनेस के अंदर। तो टॉप लाइन हो गया भैया, ये टर्नओवर क्या हो गया, टॉप लाइन, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं टॉप लाइन टॉप लाइन, एक्चुअल में वो टर्नओवर के बारे में बात करेंगे। अब क्या होता है, जैसे कि प्रॉफिट होता है, कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है या प्रॉपर्टी को लॉस भी हो सकता है। तो सपोज करिए इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम लोग क्या बात करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ऐसे थोड़े है कि कंपनी को टैक्स नहीं भरना पड़ता है। सरकार कहती है कि भैया यहाँ पर रहना है तो टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स देने बिना काम नहीं चलेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले कितना प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे टर्नओवर में जितना भी हमारा टर्नओवर है। सपोज करिए वो 100 करोड़ होगा, तो टर्न ओवर में हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्सपेंसेस। यार आप जो है मान लेते प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें एक्सपेंसेस होंगे कि नहीं, खर्चा होगा कि नहीं होंगे। सपोज करिए आपके जो एक्सपेंसेस हो गए वो हो गए, यहाँ पर लिख देता हूँ, आपकी जो कंपनी है उसके जो एक्सपेंसेस हो गए, जो एक्स कंपनी जो आपने खोली हुई है। सपोज करिए आपकी कंपनी एक्स कंपनी, ठीक है। इसका नाम लिख देते एक्स, क्योंकि आपका नाम मैं नहीं जानता हूँ, एक्स कंपनी हो गया। सपोज करिए आपकी कंपनी है, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। तो एक्स कंपनी हो गई। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं, जरा इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। तो जो आपके एक्सपेंसेस हो गए उसको जरा ध्यान से आप समझ लीजिएगा। वो आपने 80 करोड़ रुपीस खर्चे कर दिए, ठीक है, ठीक है। और तब जाके आपको 100 करोड़ रुपीस का क्या हुआ, टर्नओवर हुआ। 100 करोड़ रुपीस का चीजों को आपने बेचा, तो एक्चुअल में आपको प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सबसे पहले टर्नओवर हम लोग क्या करेंगे, 100 करोड़ में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 80 करोड़ जो कि एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो चीजें आपको क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया अपने को 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ बिफोर टैक्स। लेकिन सरकार तो बैठी नहीं है। सरकार कहती है कि भाई मैं तो आपसे टैक्स बहुत ही अच्छे तरीके से लेने वाला हूँ भैया, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे टैक्स लेता हूँ 3 करोड़ रुपीज। वो कहती है, सरकार कहती है टैक्स दो भैया, टैक्स दो, ठीक है, यहाँ काम करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कैसे नहीं दीजिएगा, तो टैक्स यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 10 करोड़ रुपीज। बहुत सारे व्यापारी जो होते हैं ना, वो टैक्स देते हैं ना तो बिल्कुल भी वो चरमरा जाते हैं। क्यों चरमरा जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको टैक्स देना क्यों पड़े। समझ में आ गया? तो चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो सरकार कहती है कि टैक्स दीजिए भैया, तो टैक्स देते हैं। तो हम लोग बात करेंगे क्या, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर नहीं, अब बात करेंगे आफ्टर, आफ्टर टैक्स, या बताएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा। तो आपने देखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 20 करोड़। अब उसमें से क्या करेंगे, किसको घटा देंगे, टैक्स के अमाउंट को घटाएंगे जो कि है 10 करोड़। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसको हम लोग कह देंगे 20 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें से टैक्स कितना ले रहा है सरकार, 10 करोड़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 करोड़ का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स। टैक्स देने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ का। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉटम लाइन। और ये इंपॉर्टेंट होता है
कि भाई ये कंपनी जो है आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये नेट प्रॉफिट हुआ, इसके ऊपर अपने को फोकस रखना है। टर्नओवर क्या रहा क्या नहीं रहा, इसने प्रॉफिट कितना दिया भैया, ठीक है, प्रॉफिट कितना दिया इसने, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया क्या। तो इसका प्रॉफिट कितना रहा, टर्नओवर का 10%, टर्नओवर था 100 करोड़ और प्रॉफिट कितना था आफ्टर टैक्स, पूरा जो रियल प्रॉफिट है वो 10 करोड़ का हुआ, तो 10% का इसने प्रॉफिट दिया पर ईयर, ठीक है, टर्नओवर के ऊपर। तो ये बॉटम लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जिनका सेल तो बढ़ा, जिनका टर्नओवर बढ़ा, जैसे आप फ्लिपकार्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए फ्लिपकार्ट को जरा हम लोग समझते हैं कि फ्लिपकार्ट क्या है। तो फ्लिपकार्ट को जरा हम लोग समझ लेते हैं। फ्लिपकार्ट एक बहुत ही प्यारी सी कंपनी है। इस फ्लिपकार्ट में आपको मैं बतला देना चाहता हूँ, ये कंपनी भारत के अंदर आई, भारत के अंदर आई तो कंपनी ने पहले ये सोचा, जैसे अमेजोन ने सोचा, फ्लिपकार्ट ने सोचा कि भैया भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर काफी ज्यादा कस्टमर्स हैं, तो अपने को क्या करना है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाना है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका पूरा फोकस था प्रॉफिट पर नहीं, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, भारत के कस्टमर्स ने कहा कि आओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़ा देंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स, लेकिन कैसे बढ़ाएंगे। फ्लिपकार्ट ने कहा कि डिस्काउंट देंगे भैया, जो दुकानदार जितना नहीं दे सकता उससे कम प्राइस में आपको मैं डिस्काउंट देने वाला हूँ, पूरा डिस्काउंट, हेवी डिस्काउंट दिया फ्लिपकार्ट। तो हेवी डिस्काउंट देने की वजह से क्या होगा, ये बेचारा लॉस में चला गया, इसके नंबर ऑफ जो कस्टमर्स थे वो बढ़े, क्योंकि भाई दुकान से भी सस्ता हो रहा है, आपने क्लिक किया और घर तक पहुंचा के आ जा रहा है, और दुकान से भी सस्ता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर के अंदर ही शॉप हो गया, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स इसने बढ़ा लिए, इनके टर्नओवर भी बढ़े, यानी कि सेल का अमाउंट बढ़ गया भाई। लेकिन जब इनका बॉटम लाइन देखा गया, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो निगेटिव था, क्या था, लॉसेस में थे, लॉसेस में थे, और इनका लॉसेस बढ़ते चला जा रहा था, क्योंकि इनके साथ जो कस्टमर्स जो जुड़ रहे थे वो पॉजिटिव कस्टमर्स नहीं थे, दे वर नेगेटिव कस्टमर्स। जब तक आप दे रहे हैं तब तक है, नहीं देंगे नो देखा रहो। तो दिस आर नॉट पॉजिटिव कस्टमर्स, ये कैसे कस्टमर्स है, ये नेगेटिव कस्टमर्स है, नहीं देने पर भाग जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये नेगेटिव कस्टमर्स जितने जुड़ेंगे आपका बॉटम लाइन उतना ही वीक होगा, आपके लॉसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। तो अपने को एक ही कस्टमर चाहिए या वो भी नहीं चाहिए यार, कम से कम यार नेगेटिव कस्टमर तो नहीं चाहिए, नेगेटिव कस्टमर्स तो अपने को नहीं चाहिए भैया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो इन लोगों ने ऐसा क्यों किया कि पहले लोगों को आदत लगा देते हैं, आदत लगा देंगे मेरे दोस्त, तो अब क्या होगा, लोग इसके बिना रहेंगे नहीं, ठीक है, रहेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, लोग बार बार शॉपिंग करेंगे, ठीक है, एडिक्शन हो जाएगा, और जिसकी वजह से लोग, जैसे कि लोग एक नशा जो है, मान लेते एक मजदूरी है, एक वर्कर है, बहुत मुश्किल से वो पैसे को अर्न करता है मेरे दोस्त, लेकिन क्या करता है, वो अपने पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ लगा देता है, नशा में लगा देता है। तो सोचा कि लोगों को एडिक्शन बनाते, ब्रांड स्टांड जो अमेरिका के अंदर था वो यहाँ पर लगा देते, तो यहाँ पर तो भाई पैसे हैं नहीं कि एडिक्शन लगने वाला, तो उस तरीके का वो लोग सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाएंगे, आगे देखिए क्या होता है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन्होंने काफी भयंकर कैशबैक उसपैक दिया, और इसकी वजह से ये दिक्कत में चले आए, ठीक है, समझ में आया क्या। अब देखिए आप, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्टॉक स्प्लिट, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जरा हम लोग समझते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक स्प्लिट होता है और अपने को समझ में नहीं आता है कि ये स्टॉक स्प्लिट है क्या भाई, एक्चुअल में स्टॉक स्प्लिट क्या है, जरा इसको हम लोग समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ पर देखते हैं, नाम हो गया टॉपिक का, स्टॉक का स्प्लिट कर देना, स्टॉक हमारा क्या हो गया, स्प्लिट, टूट जाना, स्टॉक स्प्लिट, ठीक है। तो इसको जरा आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले एक कंपनी को समझते हैं, इस कंपनी का नाम था ब्रिटानिया, नाम है आज भी वो कंपनी है भाई, ब्रिटानिया के केक्स हो गए, आप ब्रिटानिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, समझ में आया क्या। ब्रिटानिया जो है वो घरों में हर एक, ब्रिटानिया हर एक घरों में पाई जाने वाली कंपनी है, ये ब्रिटानिया को जरा समझते हैं। अब ब्रिटानिया ने क्या देखा, ब्रिटानिया ने ये देखा कि उसके इच शेयर का दाम, इसका जानते हैं इसका फेस वैल्यू कितना था, इसका जो फेस वैल्यू था, मतलब जब ये शुरुआत किया गया था तब प्रत्येक शेयर का जो प्राइस था, जिसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, वो था ₹2, समझ में आया क्या। अब वही जो मार्केट वैल्यू अभी वर्तमान में देखा जाए, जब इसने स्प्लिट करने के पहले था, जब स्प्लिट करने से पहले उसने इसका मार्केट जो वैल्यू था, मार्केट में इसका जो वैल्यू था वो जानते क्या था, प्रत्येक शेयर का मार्केट वैल्यू था ₹5,000, समझ में आ गया क्या। मतलब क्या, अब ब्रिटानिया के जो ऑनर्स थे उन्होंने सोचा कि भाई 5,000, वो भी तो भारत के बाजार के अंदर एक शेयर का, तो इनके नंबर ऑफ शेयर्स जो खरीद बिक्री हुआ वो काफी ज्यादा कम हो गया। मान लेते 5,000 आपका होगा,
तब ना ब्रिटानिया के आप एक शेयर को खरीदेंगे, 5,000 नहीं होगा तो। ठीक है, तो क्या आप राकेश झुंझुनवाला को देखिए, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 5,000 था, तो क्या वो ब्रिटानिया के एक शेयर खरीद के लेके बैठेंगे? ऐसा तो करेंगे नहीं। समझ में आ गया क्या? क्योंकि एक शेयर कितने के आ रहे थे? 5,000 के आ रहे थे भाई, 5,000 के आ रहे थे। तो ब्रिटानिया ने सोचा कि ये गड़बड़ हो रहा था। समझ में आया क्या? उस समय देखा फेस वैल्यू कितना था? 2। ठीक है, समझ में आया क्या? तो आपके पास सपोज करो कि आपने ब्रिटानिया का शेयर उस समय खरीदा था, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास है 200 शेयर, ठीक है, आपने खरीद लिया ब्रिटानिया का, यू आर ए कस्टमर ऑफ ब्रिटानिया, तो 200 शेयर आपने खरीद लिया। ठीक है, अब ब्रिटानिया ने कहा कि साहब हम लोगों को इसके शेयर प्राइस को घटाना है, 5,000 में तो लोग, आप 5,000 में आम इंसान से हम कनेक्टेड नहीं रहेंगे, इसके शेयर प्राइस को अपने को घटाना है। तो जो ब्रिटानिया है, समझ में आ गया, उसने कहा कि भाई अब जो मार्केट प्राइस होगा, अब नया मार्केट प्राइस, ठीक है, समझ आएगा, मार्केट वैल्यू अब जानते कितना होगा? रुपीज कितना होगा? 2500, 2500 अब क्या होगा? अरे कोई भी सोचेगा अरे 5,000 से 2500 ब्रिटानिया के इतना ज्यादा शेयर में डिक्रीजमेंट आ गया शेयर प्राइस में। नहीं मेरे दोस्त, ब्रिटानिया ने ऐसा क्यों किया? आप खुद सोचिए, एक शेयर का दाम पहले क्या था? 5,000 रुपीज था, कुछ नहीं हुआ, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब 1 शेयर का दाम हो गया है रुपीज 2,500। तो आप सोचिए क्या हुआ होगा? ठीक है, समझ में आ गया? तो ब्रिटानिया ने क्या किया, किस तरीके से हम लोग शेयर के प्राइस को कम कर सकते हैं, सोचिए कैसे किया होगा ब्रिटानिया ने। तो ब्रिटानिया के शेयर जो थे शुरू में, मान लेते हैं नंबर ऑफ शेयर से इनिशियल, ठीक है, सपोज करिए एक्स, कुछ नहीं गड़बड़ हुआ था, बस रुपीज एक्स इनिशियल शेयर थे साहब ब्रिटानिया। ठीक है, अब क्या कर देते हैं हम लोग, उसने क्या कह दिया कि अब नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है ना, उसने कह दिया कि भाई अब एक्स नहीं होगा, अब 2x हो जाएगा। ठीक है, अब एक नंबर ऑफ शेयर्स मान लेते एक्स थे, अब उसने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिया 2x, कुछ नहीं 2x शेयर्स की संख्या बढ़ा दिया। तो जब शेयर की संख्या 2x बढ़ा दिया, डबल कर दिया अपने शेयर्स की संख्या, समझ में आया क्या? तो आप देख सकते हैं शेयर का प्राइस हाफ हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटानिया ने कहा शुरू में आपने कितने शेयर्स थे बताइए? आपके पास 200 शेयर्स थे। ठीक है, आप वो अल्लाह कर लेंगे, अरे भाई मेरे को तो लॉस हो गया, लॉस हो गया, आपसे ही समझते हैं। आपके पास कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स हैं। तो 200 शेयर्स हैं, तो ब्रिटानिया का चलो ठीक है, कोई दिक्कत बनता है, आपके पास 200 शेयर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास 200 शेयर्स है। ब्रिटानिया ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बात बताइए, आप बात बताइए कि आपका कितना वैल्यू हुआ, एक शेयर का दाम कितना हो गया? 5,000। आपके पास 200 शेयर्स है, तो आप बताइए प्राइस, बताइए शेयर का प्राइस। ठीक है, टोटल टोटल अमाउंट आपके पास कितना होगा? तो आप कहेंगे देखिए सर, ठीक है, हमारे पास आपको ध्यान समझना होगा कि शेयर प्राइस आपका कितना हो गया, शेयर प्राइस कितना हो गया? तो आप देखिए 200 शेयर है आपके पास, यू हैव 200 शेयर, और आपके पास एक शेयर का दाम कितना है? 5,000। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने 5 टू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और कितना जीरो? 2 और 3 इधर, कितना होगा? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो आपके पास कितना हो गया? 3 लाख के क्या थे? शेयर्स थे। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, 3 लाख रुपीज के आपके वर्थ के शेयर थे। अब ब्रिटानिया ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, आपके नंबर ऑफ शेयर्स को डबल कर देते हैं। तो अब आपके पास न्यू शेयर्स कितने हो गए? 400 शेयर्स। ठीक है, समझ में आ गया? आपके पास 400 शेयर्स हो गए, और उसने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, 400 शेयर्स हो गए। अब आपका टोटल अमाउंट हम बताते हैं कि शेयर प्राइस हमने आधा कर दिया है, तो आपके हो गए, इधर हो गए 400 शेयर्स। ठीक है, 400 शेयर्स हो गए, और उसने कहा कि देखो आप 5,000 नहीं, अब प्रत्येक शेयर्स के दाम कितने हो गए? 2,500 हो गए, 2,500 हो गए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे भैया, तो भी आपका क्या आएगा? 10 लाख के बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो उसने कहा कि देखो पहले भी आपका वही वैल्यू था, और बाद में भी आपका वही वैल्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे मुझे क्या फायदा होगा कि यदि मैंने 2,500 शेयर का प्राइस कर दिया, 2,500 शेयर का प्राइस कर दिया, तो आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्त, अब आम इंसान जिसके पास 2,500 रुपए है, वो भी क्या करता है? मेरे में शेयर कर सकता है। तो जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो मेरे शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। और हुआ भी ऐसे ही। तो जो बेवकूफ टाइप के लोग होंगे वो घबरा गए, अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, शेयर प्राइस सीधा का सीधा आधा हो गया। अरे शेयर प्राइस आधा हो गया, नंबर ऑफ शेयर तो भी तो देखो, उन्होंने अपने शेयर्स को बेच दिए होंगे जो बेवकूफ लोग होंगे। ठीक है, उनके पास उतनी समझदारी होगी और चालाक लोगों ने खरीद लिया होगा। अब देखिए हुआ क्या मेरे दोस्त, हुआ ये कि जब नंबर ऑफ शेयर्स, अब क्या हो गया, आम लोगों के पहुंच में आ गया, आम लोगों के पहुंच में आ गया,
तो आम लोगों ने क्या किया मेरे दोस्त, अब इसको खूब खरीदा और 6 मंथ के अंदर ही इसके अंदर 20% का ग्रोथ हो गया। साहब समझ में आया क्या? इसका जो शेयर का जो प्राइस था वो फिर से 3100 एबॉव चला गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, यानी कि स्प्लिट करके इसने अपने शेयर के प्राइस को बढ़ा दिया, और यदि जो बेवकूफ लोग शेयर बेचे नहीं होते उनको काफी ज्यादा फायदा भी तो हो जाता मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, और इस तरीके से हम लोगों ने चीजों को समझ लिया। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, ये शेयर बाजार के ऊपर लेक्चर नंबर 1 था।